नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान, जो आपके इतिहास एवं कला संस्कृति वाली जो बुक है आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 वाली, उसकी हमने एक क्लास पहले कर ली है। ये आज हमारी दूसरी क्लास है और हमने राजस्थान के परिचय से लेकर के और राजस्थान के कुछ जो है सभ्यताएं वगैरह उसमें पढ़ ली है, जनपद पढ़ ली है लास्ट क्लास में। और इस क्लास में हम उससे आगे राजपूतों की उत्पत्ति से शुरू करेंगे। उत्पत्ति और मेवाड़ है वो इस क्लास में हम पढ़ेंगे। फिर उससे आगे हम मारवाड़ और बीकानेर का इतिहास है वो एक साथ में पढ़ लेंगे। तो आप लोग क्या करें, जो राजस्थान की कक्षा 10 की पुस्तक है वो अपने साथ में लेके बैठे और जैसे जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं आप उसके साथ में अंडरलाइन करते हुए चले। मैं आपको जो चीज़ें बताऊं कि ये चीज़ें यहाँ पर अति महत्वपूर्ण हैं, उसको आप अंडरलाइन कर ले या हाईलाइट कर ले, हाईलाइटर पास में लेके बैठे, ताकि क्या है कि आपको भी जो है वो आलस नहीं आएगा बुक पढ़ने में। बुक आराम से आप उसको साथ साथ में पढ़ लोगे और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा याद रखनी है। हालांकि वैसे तो इसकी प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किसी भी लाइन को उठा करके प्रश्न बनाया जा सकता है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ वहीं से सीधा प्रश्न आए। ठीक है, तो देखो राजपूतों की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। राजपूत काल की शुरुआत है, इनकी शुरुआत हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद से हुई है। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु से पहले कौन सा काल था भारत के अंदर? गुप्त काल था। और गुप्त काल के समय भारत की जो है वो राजनीतिक एकता स्थापित हो चुकी थी। उसके बाद में जब हर्षवर्धन आया, हर्षवर्धन की जब 647 ईस्वी में मृत्यु हुई, उसके बाद में भारत की जो है वो राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और उत्तर भारत के अंदर जो राज्य हैं वो छोटे छोटे राज्यों के अंदर कन्वर्ट होने लगे। यानी वहाँ पर क्या है, आपसी उनमें संघर्ष होने लगा और जिसके कारण क्या है बहुत सारे राज्य बन गए। यानी एक चीज याद रखना कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में हुई। उसके बाद में राजनीतिक एकता है वो क्या हो गई? आपके समाप्त हो गई। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य बने और आपसी संघर्ष हुए। उसके बाद में देखो इन्हीं संघर्ष से नए राजवंश उभरे और जिनमें से एक जो राजवंश था वो कौन सा? राजपूत राजवंश था। या इसमें बहुत सारे वंश हैं जो राजपूतों से संबंधित कहलाए गए थे, तो राजपूत राजवंश हुए। ठीक है, यानी यहाँ तक तो अभी प्रश्न पूछने वाली कोई बात नहीं है। पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास का मतलब है कि हम मध्यकालीन मानो, जैसे मान लिया हमने कि 1200-1300 ईस्वी से हम मान रहे हैं, तो जो 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं या 13वीं शताब्दी तक का जो काल है वो आपके कौन सा? पूर्व मध्यकालीन काल माना जाता है। तो पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है मूलतः राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है, इसलिए इस युग को राजपूत काल है वो कहा जाता है। इतिहासकार स्मिथ ने कहा है, यहाँ पर जो है आपके एक प्रश्न बनता है कि स्टेटमेंट दिया होगा और ये स्टेटमेंट किसने दिया? सीधी सी बात है, स्मिथ ने कहा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद मुसलमानों के आधिपत्य तक। अब देखो मुसलमान कब आए? तो सल्तनत काल में सबसे पहले आए थे। ठीक है, तो मतलब मोहम्मद गोरी और ये सल्तनत काल मानो कि 1100-1200 ईस्वी के आसपास में, मोटा मोटा आइडिया ये रखो। ठीक है, तो उनके आधिपत्य तक, यानी जो हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई 647 में 7वीं शताब्दी के अंदर, फिर वो आए 1112वीं यानी 11वीं या 12वीं शताब्दी तक। अब ये जो 500 साल है, इन 500 साल के दौरान जो काल रहा है उसी को क्या कहा? राजपूत काल कहा है। तो ये कह रहे हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद और यहाँ पर राजपूत यानी मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली थे राजपूत कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक राजपूत युग है वो कहा जा सकता है। बात समझ में आ गई? पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान की बात करें, जो कब हारे थे गौरी से तृतीय? वो 1192 के अंदर हारे थे। कब हारे थे? 19 युद्ध के अंदर हारे थे। इसका मतलब क्या हो गया कि 12वीं शताब्दी के अंत तक पृथ्वीराज चौहान थे, तब तक राजपूत काल था। तो इसका कहने का मतलब था कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 यानी मध्य 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के अंत तक का काल, 647 से 1192 तक का जो काल है वो राजपूत काल कहलाता है। तो यही स्मिथ ने कहा कि हर्ष की मृत्यु के बाद और मुसलमानों के आधिपत्य तक, यानी मोहम्मद गोरी से पहले, ठीक है, मुसलमानों के आधिपत्य तक जो काल, जो युग है प्रभावशाली था वो कौन सा था? वो राजपूत युग था।
ठीक है, तो ये बात हो गई। तो दो चीज याद रख लेना, उस काल को राजपूत काल कहते हैं और ये बात स्मिथ ने कही थी। ये दो चीजें हैं, आप एक इसको अंडरलाइन करें और एक आप इस चीज को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये या एक इसी को कर ले, इसी से आपको दोनों चीजें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो राजपूत। अब जो शब्द है उसकी प्राचीनता क्या है, राजपूत शब्द की बात करें तो देखो जीएच ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इन्होंने कहा कि राजपूत जो शब्द है वो कोई नया शब्द नहीं है। राजपूत शब्द ये कह रहे हैं कि प्राचीन ग्रंथों में भी राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसके अंदर भी क्या है, राजपूत शब्द का प्रयोग मिला है। उसके बाद में जो कालिदास के नाटक हैं उनके अंदर भी है वो राजपूत शब्द का प्रयोग मिला है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि बाणभट्ट की जो हर्षचरित और कादम्बरी जो रचनाएं हैं उनके अंदर भी, ये बाणभट्ट किसके समय थे, हर्षवर्धन के समय थे। तो इसका मतलब है कि हर्षचरित और कादम्बरी के समय भी उन ग्रंथों के अंदर भी राजपूत शब्द का उल्लेख है। ये किसने कहा, ये जीएच ओझा ने कहा। इनके अलावा चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये भी हर्षकाल के समय, हर्ष के जो समय हर्षवर्धन के समय कहाँ आया था, यहाँ पर आया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी क्षत्रिय और राजपूत शब्द का प्रयोग का, यानी ह्वेनसांग ने क्षत्रिय और राजपूत शब्द का है वो प्रयोग किया। परंतु मुसलमानों के आगमन से पूर्व राजपूत शब्द जाति के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ था। ठीक है, यानी 1192 मुसलमान आए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हारे, तब तक राजपूत शब्द है वो जाति के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ था। राजपूत शब्द जैसे कैसे प्रयुक्त हुआ था कि राजपुत्र, राजा का पुत्र के रूप में, या फिर जो शासक जो राज करने वाला है वो राजपुत्र के रूप में राजपूत शब्द का उल्लेख हुआ था। यानी शासक वर्ग क्षत्रियों के लिए जो है वो प्रयुक्त होता था राजपुत्र पहले, उसके बाद में जो जाति के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन मुसलमानों के आगमन तक जाति के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ था। एक बात ध्यान में रखनी है, पहले राजपुत्र के रूप में चल रहा था। जीएच ओझा ने क्या कहा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि भाई राजपूत जो शब्द है वो नया नहीं है, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, कालिदास के नाटक में मिलता है, बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी में मिलता है। इसके अलावा ह्वेनसांग ने भी इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो मत है उन मत के बारे में बात करेंगे। किसी ने कहा कि राजपूत है वो आपके अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, किसी ने कहा कि वैदिक आर्यों की संतान है, किसी ने कहा कि विदेशी जो है उपज है। तो सभी की बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति का मत है वो किसने क्या कहा। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है और ये आपको याद रखना है। देखो वैदिक आर्यों की संतान का मत किसने कहा, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा। तो देखो यहाँ पर समर्थक की बात करें तो समर्थक कौन है, जीएच ओझा और सीवी वैद्य। ये जो लाइंस है यहाँ पर रेड कलर में लिखी हुई है वो आपको याद करनी है। सीधा आएगा प्रश्न कि निम्न में से वैदिक राजपूतों को वैदिक आर्य संतान है वो किसने कहा, या इस मत के समर्थक कौन थे। 4 ऑप्शन आएगा, इनका नाम आएगा या इनका नाम आएगा, इन्होंने कहाँ से जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति बताई। ऑप्शन आएगा चंद्रवर्दई के जो है अग्निकुंड से, वैदिक आर्यों से, विदेशियों से, ऐसे ऑप्शन आएंगे। कुल मिला के आपको इसको याद करना है, जीएच ओझा और सीवी वैद्य क्या है, वैदिक आर्यों की संतान का मत है। अभी हमने जीएच ओझा का हमने पहले पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि राजपूत है वो कोई नया नहीं है, इनका जो है उल्लेख पुराने ग्रंथों के अंदर हुआ है, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अंदर हुआ है। वह कहाँ से आए थे, वो आर्य थे। तो इन्होंने कहा कि वैदिक आर्यों की संतान है। तो ये जीएच ओझा आपको वैसे याद हो जाएंगे क्योंकि इनके तो हम पुराने जो ग्रंथ के संदर्भ में इनको हमने पढ़ा था, इन्होंने तो वैसे भी ऑलरेडी पुराने ग्रंथों की बात की है। इसका मतलब वैदिक आर्य की संतान किसने माना है, जीएच ओझा ने माना है। इसके अलावा एक और कौन है, सीवी वैद्य। ठीक है, सीवी वैद्य, दो चीज यहाँ पर याद रख लेना। अब देखो मत इनका क्या था कि राजपूत भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण है, यानी राजन्य वर्ग की संतान है। इन्होंने कहा कि राजपूत जो भारतीय आर्य होते थे उनके क्षत्रिय वर्ण या राजन्य वर्ग की संतान है। इन्होंने कहा कि प्राचीन क्षत्रियों की तरह वे अश्व और अस्तर की पूजा करते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे आर्य आए थे जो प्राचीन क्षत्रिय थे वो अश्व और अस्तर की पूजा करते थे, वैसे ही राजपूत है वो इनकी पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो उनकी संतानें हैं, तभी क्या है उनके संस्कृति और रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि प्राचीन आर्यों की भांति ये यज्ञ और बलि में विश्वास रखते हैं, यानी प्राचीन क्षत्रिय या प्राचीन आर्यों की भांति ये अश्व पूजा करते हैं, अस्त्र पूजा करते हैं, यज्ञ या बलि में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब इनके जो संस्कार और रीति रिवाज है वो प्राचीन भारतीय आर्यों के समान है।
इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो इनका शारीरिक गठन है, सुडौल जो शरीर है, इनकी लंबी नाक है, लंबा सिर है, ये सभी कैसे होते थे? ये सभी जो आर्य हैं, आर्य जो लोग हैं उनके होते थे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सभी प्राचीन क्षत्रिय और प्राचीन आर्य हैं, सभी जो इनके रीति रिवाज, शरीर, शारीरिक जो आपके बनावट है, निर्माण है, वो सभी प्राचीन आर्य, प्राचीन क्षत्रियों के समान है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये वैदिक आर्यों की संतान है, यानी वैदिक कालीन के समय की बात है ये, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा, किसने कहा? ये जीएच ओझा ने कहा और सीवी वैद्य ने कहा, इन दोनों के समर्थक है ये। उसके बाद में देखो यहां पर दूसरा मत आता है अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत। अब ये इसके बारे में कहां से पता चला? तो देखो इसका जो स्रोत है वो कौन है? चंद्रबरदई है। कौन है भाई? चंद्रबरदई है। जो ये कौन था? ये अजमेर नरेश पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? दरबारी कवि था। और इसकी क्या है? पृथ्वीराज रासो, यानी चंद्रबरदई का जो ग्रंथ है, याद रख लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्या है ये? याद रख लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्या है? पृथ्वीराज रासो किसका ग्रंथ है? बार बार पूछा जाता है, चंद्रबरदई का ग्रंथ है। चंद्रबरदई किसके दरबारी हैं? तो चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय उसका दरबारी कवि है। कौन? चंद्रबरदई। इनकी किताब से पता चलता है किसका? अग्निकुंड मत का। यहां पर क्या कथा है? एक कथा जो है वो प्रचलित है। कथा क्या है कि आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य आदि जो है वो ऋषि मुनि मिलकर के क्या कर रहे थे? एक धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ वगैरह कर रहे थे। तो वहां पर एक जो राक्षस है, वो राक्षस आकर के उनको उनकी पवित्रता है वो उनको अपवित्र कर रहे थे, यानी राक्षस मांस, हड्डी, मल मूत्र उनको जो है उस यज्ञ के अंदर डाल देते थे, जिससे ये यज्ञ अपवित्र हो जाता था। उससे क्या है? उससे छुटकारा के लिए वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ कुंड से क्या किया? 4 योद्धा उत्पन्न किए। किसने किए? यज्ञ कौन कर रहे थे? विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य, ये याद रखना। लेकिन यज्ञ कुंड किसने उत्पन्न किए? वशिष्ठ मुनि। ये पूछा जाता है भाई, ठीक है, कि वशिष्ठ मुनि के यज्ञ कुंड से योद्धा उत्पन्न हुए हैं। कितने योद्धा? 4 योद्धा। कौन कौन से उत्पन्न किए थे इन्होंने भाई? किसके लिए? इन राक्षसों को हराने के लिए, ताकि ये क्या यहाँ पर यज्ञ के अंदर धार्मिक अनुष्ठान में खलल नहीं डाले। सबसे पहले इन्होंने परमार को है वो इन्होंने उत्पन्न किया, लेकिन वो जीत नहीं पाई। फिर इन्होंने कहा कि भाई चालुक्य को उत्पन्न करते हैं, फिर उन्होंने चालुक्य को उत्पन्न किया, वो जीत नहीं पाए। फिर उन्होंने प्रतिहारों को उत्पन्न किया था, वो भी जीत नहीं पाए। फिर इन्होंने सबसे शक्तिशाली चौहान हुए, इन चौहानों को उत्पन्न किया था, ठीक है। तो ये जो 4 योद्धा हैं ये राजपूत कहलाई, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। चौहान इसमें क्या थे? सबसे शक्तिशाली थे। याद रखना, क्रम भी ऐसे याद रख लेना, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान, ठीक है। इनकी जो है आपके व्याख्या आधुनिक विद्वानों के अनुसार ये कथा क्या है? प्रतीकात्मक है। लेकिन आधुनिक, ये तो जो है 1192 पृथ्वीराज समय का विद्वान था। अब जो वर्तमान में आधुनिक विद्वान है वो क्या कहते थे कि ये जो कथा है मात्र एक प्रतीकात्मक, ये काल्पनिक कथा है, संभवतः ऐसा रहा होगा। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई जो बौद्ध बन चुके जो प्राचीन क्षत्रिय हैं, बौद्ध बन चुके जो प्राचीन क्षत्रिय हैं, इसके अलावा क्योंकि हमने पढ़ा कि जो बौद्ध और जब जैन धर्म आता था उस समय प्राचीन क्षत्रिय ने क्या है, ज्यादातर ने बौद्ध अपना लिया था। तो ये कह रहे हैं कि बौद्ध बन चुके प्राचीन क्षत्रिय या आदिवासी भील, मीणा आदि, या फिर जो विदेशी जातियां हैं शक, हूण, युचि को अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध कर क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित किया गया। ये कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं अग्निकुंड से उत्पन्न करने की, ये वर्तमान में सत्य प्रतीत नहीं होती है, ये एक जो है काल्पनिक है। ये कहते हैं संभवतः ऐसा हुआ होगा कि या तो जो प्राचीन क्षत्रिय बौद्ध बन चुके प्राचीन क्षत्रिय, या कोई आदिवासी भील, मीणा, या कोई विदेशी जातियां जो शक, हूण, युचि वगैरह जातियां हैं, उनको यहाँ पर अग्नि संस्कार के माध्यम से शुद्ध कर और क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित किया गया था, इसलिए वो अग्निकुंड की बात सामने आ रही है। ये कथा है जो वर्तमान में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहां पर तीसरा आता है ब्राह्मणों की उत्पत्ति से मत। कौन सा आता है भाई? ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत। अब ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत है वो किसने कहा है? ये आपको याद रखना, डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। देखो यहां पर क्या है, अग्निकुंड वाला वैसे भी अलग ही है पूरा, आपको वैसे याद रह जाएगा, चंद्रबरदई, पृथ्वीराज रासो, वशिष्ठ मुनि, और वो जो है अलग ही है पूरा। उसके बाद में हमने वैदिक आर्यों की संतान पढ़ा, तो मैंने आपको बता दिया जीएच ओझा ने प्राचीन ग्रंथों की बात की, एक तो वो थे और एक सीवी वैद्य थे। वैसे वैद्य, वैसे वैदिक आर्य, वैसे आप कनेक्ट करके याद कर लेना उसको। उसके बाद में ब्राह्मणों से उत्पत्ति के मत की बात की।
अब ब्राह्मणों से उत्पत्ति की मत की बात की थी किसने? डी आर भंडारकर ने और गोपीनाथ शर्मा ने। ये जो है हाल ही में एग्जाम के अंदर पूछा गया था, पिछले महीने पटवारी या 4th ग्रेड वगैरह किसी एक एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ब्राह्मणों से उत्पत्ति की मत की बात की डॉक्टर भंडारकर, शायद पटवारी में ही पूछा था। ठीक है, और कौन है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इनके प्रमाण इन्होंने क्या दिए कि भाई ये क्यों मानते हैं कि जो राजपूत है वो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने कुछ प्रमाण दिए। इन्होंने कहा कि गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से हुई है। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने डी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि गुहिल राजपूत है, यानी राजपूतों के अंदर एक गुहिल है। ठीक है, मारवाड़ वाले हैं, ये सभी राजपूत के अंदर आते हैं। तो इन्होंने कहा जो गुहिल राजपूत है उनकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख में भी आपने पढ़ा होगा, लिखा है वासुदेव चौहान का उत्तराधिकारी जो है आपके, उसको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, स्टार लगा लेना कितनी बार आता है। ठीक है, 1000 बार ये आया हुआ है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो आपके किस शिलालेख में बताया गया है? तो यह बताया गया है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। याद रख लेना, बिजोलिया शिलालेख के अंदर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखो राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी से हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? राजशेखर जो ब्राह्मण है उसका विवाह किससे हुआ था? इन्होंने कहा कि अवंती सुंदरी से हुआ। इसका मतलब यह हो गया कि जो चौहान है वो ब्राह्मण वंशी सिद्ध होता है, क्योंकि उस समय जो है इनके ये प्रथा थी कि सेम अपने कास्ट के अंदर विवाह होता है। तो इन्होंने कहा कि राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी से हुआ है, ये चीजें ज्ञात हैं। इसका मतलब चौहान ब्राह्मण वंशी सिद्ध होते हैं। तो ये सभी प्रमाण है जो ये बताते हैं कि राजपूत है वो किससे है? राजपूत है वो ब्राह्मण है। ठीक है, फिर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ के गुहिलों तो नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदेत के वंशज है। ये लाइन भी याद रख लेना भाई, स्पेशली याद रख लेना कि किसने कहा था कि मेवाड़ के जो गुहिलोत हैं वो नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त के वंशज है। ये किसने कहा था? ये गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। इसके अलावा मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी थी। टीका के अंदर भी इन्होंने ये बात स्वीकारी थी। किसने स्वीकारी थी भाई? स्वयं महाराणा कुंभा ने। जब जयदेव की गीत गोविंद की टीका लिखी थी तब इन्होंने ये बात स्वीकारी थी। प्रश्न आता है कि जयदेव की गीत गोविंद पर टीका किसने लिखी थी? कुंभा ने। यह आता है कि कुंभा ने किस पर टीका लिखी थी, ये भी आता है। ठीक है, तो याद रख लेना महाराणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी थी एक तो। दूसरी, इसी टीका के अंदर इन्होंने यह स्वीकारा है कि जो गुहिल ब्राह्मण है जो हम हैं वो किससे उत्पन्न हुए हैं? राजपूतों से, सॉरी ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति के मत के ये क्या है? ये इतने सारे प्रमाण मिलते हैं हमारी कक्षा 10 की पुस्तक के अंदर। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक कहीं अक्सर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे ना तो एक बात एक्स्ट्रा है ना एक बात कम है। ठीक है, सभी कक्षा 10 की बात से बात कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की हर एक लाइन है वो आपके यहाँ प्रश्न बनाया जा सकता है, इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम क्या है कि उसको एज ए पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, हम उसको स्किप करके आगे निकल जाते हैं, फिर वही एग्जाम के अंदर आ जाती है, हमारा पढ़ा हुआ भी क्या है गलत हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो करवाने का प्रयास किया है और मैं आपको एक एक लाइन समझाने का प्रयास करूंगा, याद करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करते जाइए, साथ में पुस्तक लेके बैठे, एक एक लाइन का हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो विरोध। अब उसके बाद में भाई उत्पत्ति तो हो गई है, इन्होंने प्रमाण तो दे दिया। अब जो ये नहीं मानते हैं वो क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे। तब डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या किया? इस मत को खारिज कर दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा ऐसा नहीं है, राजपूत ब्राह्मण नहीं थे, इन्होंने ये खारिज कर दिया। और उन्होंने ये कहा था कि कई बार राजपूत क्या करते, अपने जो राजपूतों के जो पुरोहित होते थे उन पुरोहितों का क्या गोत्र अपना लेते थे कई बार। ठीक है, जिसके कारण यह भ्रम हो गया है कि राजपूत है वो क्या है? ब्राह्मण है। इन्होंने कहा है कि कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे, जिससे यह भ्रम हो गया है कि राजपूत क्या है? ब्राह्मण वंशीय है। देखो सीधा सीधा प्रश्न आता है कि राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय मत का विरोध किसने किया? सीधा आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने विरोध किया, जबकि डी आर भंडारकर और गोपीचंद शर्मा ने क्या है? इसको समर्थक थे। चीज दो याद रखें, यहां पर ये जो प्रूफ है, प्रूफ भी याद रखें, पूछा जाता है। बिजोलिया शिलालेख का 1000 बार पूछा हुआ है, राजशेखर का भी, गोपीनाथ शर्मा और आपकी कुंभा की गीत गोविंद, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसने विरोध किया? आपके दशरथ शर्मा ने किया। इसके बाद में देखो विदेशियों की संतान
किसकी संतान की बात कर रहे हैं? विदेशियों की संतान किसने कहा? अब देखो 3 मत हमने पढ़ लिए, ब्राह्मणों का मत पढ़ लिया, उसके बाद में हमने सबसे पहले वैदिक आर्य और अग्निकुंड 3 पढ़ ली। चौथा कौन सा है? विदेशियों की संतान कहा भाई राजपूतों को। अब ये किसने कहा? तो विदेशियों को संतान कौन कहेगा? विदेशी लोग कहेंगे। सीधा सा याद रखने का तरीका है, सबसे पहले याद आपने रखा कि डी.आर. भंडारकर, ठीक है, डी.आर. भंडारकर का अभी आपने क्या याद रखा? यहाँ पर पीछे की ये ब्राह्मण वंशी है, इनके साथ में गोपीचंद शर्मा थे, दशरथ शर्मा ने इनका विरोध किया। अग्निकुंड का अलग ही है, वो वैसे याद रह जाएगा। और वैदिक आर्य वाला आपको बताया कि जी.एच. ओझा जिसने प्राचीन का बताया, और इसके अलावा उनके साथ में सी.वी. वैद्य, वैद्य से वैदिक, वैसे वैद्य, वैसे वैदिक, एक तरीके से वैसे आपको लिंक करके याद कर लेना। विदेशी का जो भी विदेशी नाम है वो विदेशी है, ठीक है। तो जेम्स टोड ने और वी.ए. स्मिथ ने कहा कि नहीं नहीं, राजपूत ऐसे वैसे कुछ नहीं थे, राजपूत तो विदेशी थे, क्योंकि ये तो क्या है, अपनी जो है अपनी प्रजाति को अच्छा बताएंगे। तो इन्होंने कहा कि ये तो जहां पर भी कहते हैं विदेशी का, तो मैं इंडियन हिस्ट्री हो चाहे कहीं पे भी हो, चाहे आपके 1857 की क्रांति हो, जहां पर भी विदेशियों का जो मत है वो हमेशा भारत के उल्टा ही रहा है, ठीक है, अपने पक्ष में ही रहा है। अब यहाँ पर देखो जेम्स टोड का मत, जेम्स टोड का मत क्या है? राजपूत जो है शक सीतियन जाति के क्या है? वंशज है। जेम्स टोड ने कहा कि राजपूत शक और सीतियन जाति के वंशज है। इन्होंने कहा कि अग्निकुंड कथा को विदेशी उत्पत्ति का प्रमाण बताया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अग्निकुंड जो कथा है उसको इन्होंने लिंक किया कि जो विदेशी है उनकी उत्पत्ति का इन्होंने प्रमाण बताया। इन्होंने कहा कि जो विदेशी थे आपके शक, सीतियन, हूण, इनको अग्नि संस्कार द्वारा क्या है पवित्र करके और क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया था, जो हमने अग्निकुंड के अंदर पढ़ा था। ये बात किसने कही थी? ये बात कर्नल टोड ने कही थी कि 6ठी शताब्दी में शक, हूण आदि आक्रमणकारी रूप में आए और बाद में अग्नि संस्कार द्वारा क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित हो गई। ये किसने कही थी? ये बात कर्नल जेम्स टोड ने कही थी, जो हमने अग्निकुंड के सिद्धांत के अंदर यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही कि जो है ये प्रश्न आता भैया ना कि राजपूत शक और सीतियन जाति के वंशज है, ये किसने कहा? सीधा सीधा यही जो पहला जो हमने लिखा यही प्रश्न आता है कि राजपूत जो है आपके शक और जो सीतियन जाति है इनके वंशज है, ये आपके किसने कहा था? ये प्रश्न सीधा सीधा आता है, ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा था भाई। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इनके रीति रिवाज कौन से? अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा राजपूतों से मिलते जुलते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, 2 चीजें। एक तो हमने पहले पढ़ा कि वैदिक आर्यों की संतान इसलिए है क्योंकि उनका जो रीति रिवाज है अश्व पूजा है, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, बॉडी शरीर वगैरह जो है वो प्राचीन वैद्य आर्य या फिर प्राचीन क्षत्रिय से मिलते जुलते हैं, इसलिए उनको वैदिक आर्य का। यही बात ये कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं कि जो शक, हूण और जो आपके सीतियन जाति आई थे उनका रीति रिवाज राजपूतों के जैसा है। इसका मतलब राजपूत है वो प्राचीन से नहीं बने, इनसे बने, ये बात इन्होंने कही। और अग्निकुंड को इन्होंने कहां से लिंक कर दिया? इन्होंने कहा कि ये क्या है, संभवतः यहां पर विदेशी थे वो आपके चेंज हुए हैं, ठीक है, पवित्र हुए हैं अग्नि संस्कार से, तो इन्होंने उन्हीं चीजों को वापस यहाँ पर वो सेटल कर दिया। फिर वी.ए. स्मिथ का मत आया और स्मिथ ने क्या कहा? राजपूत 8वीं 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि राजपूत 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई है और इन्हें हुणों की संतान बताया। भाई 2 चीज है, याद रख लेना, अति महत्वपूर्ण है, 100% प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न आएगा कि शक और सीतियन जाति की जो है वंशज किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने बताया। दूसरा आएगा कि हुणों की संतान है राजपूतों को, किसने बताया? वी.ए. स्मिथ ने बताया। दोनों ने विदेशियों की संतान बताया, मान लिया कि दोनों ने विदेशियों की संतान बताया। यदि दोनों का डिफरेंट आ जाए कि विदेशियों के अंदर भी शक और सीतियन का वंशज कर्नल जेम्स टोड ने बताया, जबकि हुणों की जाति वंशज किसने बताया? वी.ए. स्मिथ ने बताया। भाई ठीक है दोनों विदेशी लेकिन दोनों ने अलग दिया। फिर इनका विरोध किया गया, इन दोनों का। भारतीय करेंगे विरोध तो भाई और कौन करेगा? इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि राजपूत स्वयं को कभी है वो विदेशी नहीं कहा राजपूतों ने। इनके अलावा वे अपनी उत्पत्ति सूर्यवंश और चंद्रवंश से बताते हैं। इन्होंने कहा कि राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं कहा। इन्होंने कहा राजपूतों स्वयं अपने को जो उत्पत्ति है वो तो सूर्यवंश और चंद्रवंश से बताते हैं, और उनके रीति रिवाज जो है सूर्य पूजा, अश्वमेघ, भारत में शक और कुषाण आए थे उससे पहले ही ये तो प्रचलित थे, ठीक है। शक, कुषाण वगैरह जो आए ना, ये तो कह रहे हैं कर्नल जेम्स टोड जो कह रहा है ये तो इनके आने से पहले ये तो भारतीयों के पास में थे। इसका मतलब ये तो सही बात नहीं है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि राजपूतों ने तो कभी अपने आप को विदेशी माना ही नहीं।
ठीक है, वो तो अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं, तो इनका विरोध किया ये। उसके बाद में क्या है, कुछ निष्कर्ष निकले होंगे भाई, इतने सारे स्टेटमेंट्स हमने देखे, किसने क्या कहा, कौन सा मत है, अब इससे कुछ निष्कर्ष क्या निकल सकता है, तो निष्कर्ष ये निकला कि राजपूतों की उत्पत्ति पर विद्वानों में क्या है, गहरा मतभेद है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि राजपूत है वो भारतीय आर्यों के वंशज है, परंतु इनमें विदेशी रक्त भी मिश्रित है। विदेशी जातियां शक, हूण आदि भारत में बसकर भारतीय संस्कृति और धर्म में रच बस गई है, इन्होंने ये बात कही है। डॉक्टर कानूनगो, ठीक है, ये तो जैसे मान लो कॉमन बात है कि भाई हमने बात पढ़ ली कि अधिकांश ने माना कि आर्यों के वंशज है और कुछ ने माना कि विदेशी रक्त भी है वो मिश्रित है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई विदेशी आए जरूर थे आक्रमण के लिए, लेकिन फिर वो लंबे समय तक यहीं बस गए, वापस गए नहीं, और वो फिर भारतीयों के इन्होंने रीति रिवाज और संस्कृति है उनको अपना लिया। ठीक है, ये बात हो गई, चलो ये बात सत्य भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो गई। उसके बाद में डॉक्टर कानूनगो के अनुसार इन्होंने कहा कि अग्निकुंड की जो कथा है वो आधुनिक युग में स्वीकार्य वो नहीं है। सूर्य चंद्र की उत्पत्ति भी इन्होंने कहा कि काल्पनिक है, परंतु राजपूतों ने महाकाव्यकालीन क्षत्रियों की परंपराओं को इन्होंने कहा कि जीवित रखा। इन्होंने कहा कि अग्निकुंड की जो कथा है वो आधुनिक रूप में, आधुनिक युग में स्वीकार्य नहीं है। इन्होंने कहा जो सूर्य और चंद्रवंशी की जो उत्पत्ति है वो भी काल्पनिक है, लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी रहा होगा, लेकिन राजपूतों ने महाकाव्यकालीन क्षत्रियों की परंपराओं को जीवित रखा। महाकाव्यकालीन क्षत्रियों की परंपराओं का क्या मतलब हुआ, महाकाव्य जो आपके रामायण और महाभारत का जो महाकाव्य काल है, उस कालीन जो उस समय जो आपके भारतीय जो क्षत्रिय थे उनकी परंपराओं को जीवित रखने का काम किसने किया, वो राजपूतों ने किया था। ये डॉक्टर कानूनगो ने कहा कि उत्पत्ति चाहे कैसे भी हुई हो, लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया है, परंपराओं को जीवित रखा है। तो ये लाइन भी याद रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद में देखो राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश आते हैं। हमारे राजपूतों की उत्पत्ति कंप्लीट हो चुकी है और अब राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश की बात करते हैं। राजपूत वंश के अंदर हम जो है एक पहले सबसे पहले गुहिल वंश की बात करेंगे, उसके बाद में मारवाड़ और बीकानेर के जो राजपूत वंश है वो अलग है, बाकी सबकी जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गुहिल वंश की बात करते हैं, गुहिल वंश और इसके प्रतापी शासक। अब देखो गुहिल वंश का क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा होगा, तो देखो गुहिल वंश उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, यानी मेवाड़ का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ में भी गुहिल वंश था ही। ठीक है, ये जो क्षेत्र है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, मेवाड़ का क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है, प्रतापगढ़ का क्षेत्र भी। ठीक है, गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। वंश का नाम इनके प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर पड़ा, यानी गुहिल वंश का जो नाम है वो इनका शासक गुहिल था, इसके नाम पर पड़ा, पहली बात। ठीक, और इनका क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, वर्तमान का बात करें तो सलूम्बर जिला भी यहाँ पर शामिल है। इनके आसपास का जो भी क्षेत्र था वो मेवाड़ था। अब गुहिल वंश की उत्पत्ति के मत, अब देखो राजपूतों की उत्पत्ति के मत हमने पढ़ लिए। ठीक है, वैसे तो हम चौहानों की उत्पत्ति के मत भी आते हैं, अलग अलग जो है सबकी उत्पत्ति के मत आते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गुहिल वंश की उत्पत्ति का मत की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित मानते हैं। ठीक है, अबुल फजल गुहिल वंश को ईरान के जो शासक है नौशेखा उनसे संबंधित मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वल्लभी शासकों से संबंधित बताया। वल्लभी यानी जो गुजरात के जो शासक है उन शासकों से इनको संबंधित बताया कर्नल जेम्स टोड ने। नैण सिंह और गोपीनाथ शर्मा ने इनको क्या बताया, ब्राह्मण बताया भाई। ठीक है, नैण सिंह और गोपीनाथ शर्मा ने इनको क्या बताया, मुनहत नैण सिंह और गोपीनाथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण बताया गुहिलों को। और जीएच ओझा ने कहा कि 566 ईस्वी के आसपास में गुहिल ने अपना शासन यहाँ पर स्थापित किया। किसने कहा, ये आपके जीएच ओझा ने कहा। तो यहाँ पर यह बात हो गई कि भाई गुहिल की उत्पत्ति कैसे हुई। इन्होंने कहा कि गुहिल नाम की व्यक्ति था जिसने यहाँ पर क्या है अपना शासन स्थापित किया, कब 566 ईस्वी में आसपास में जीएच ओझा ने कहा। तो ये इनके क्या है गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत है। उसके बाद में गुहिल वंश के प्रमुख शासक है। ठीक है, तो 566 में तो बात कर ही ली भाई, गुहिल था। ठीक है, गुहिल था। उसके बाद में यहाँ पर 10th की पुस्तक के अंदर बीच के कुछ राजा देने रखे हैं, इंपॉर्टेंट कहाँ से, बप्पा रावल से पढ़ते हैं। बप्पा रावल सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। इसका मतलब बप्पा रावल के लगा लो स्टार मार्क। ठीक है, क्योंकि जो है ऐसे तो हिस्ट्री के अंदर आप दूसरी सारी पुस्तकें पढ़ोगे तो सारे राजाओं के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन 10th की ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर कुछ ही राजाओं का नाम लिखा हुआ है। तो हम क्या कुछ ही राजा पढ़ेंगे। ठीक है, और बीच बीच में जो है कुछ हो तो बात करेंगे, लेकिन अपने जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट राजा उन्हीं की बात करेंगे। यहाँ से सीधा प्रश्न आता है। देखो बप्पा रावल
734 से 753 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। 734 से 753 कार्यकाल रहा है। हालांकि आजकल कार्यकाल कोई पूछ नहीं रहा है, सीधी सी बात। देखो इनका असली नाम क्या था, तो बप्पा रावल का जो असली नाम है वो कालभोज जी था। क्या था, कालभोज था, या बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है, या बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज है, ऐसे हम कह सकते हैं। ये किसने कहा, ये आपके जीएच ओझा ने कहा, यानी जीएच ओझा ने कहा कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है, कालभोज है। ये बात याद रखोगे भाई, सीधी सी पूछा जाएगा कि बप्पा रावल को कालभोज किसने बताया, या वास्तविक नाम कालभोज किसने कहा, जीएच ओझा ने कहा वास्तविक नाम कालभोज। वीर विनोद के जो लेखक है कवि श्यामल दास, उन्होंने कहा कि बप्पा है वो उनका नाम नहीं था, वो क्या था, वो इनकी उपाधि थी। ठीक है, तो जो वीर विनोद के लेखक है कवि श्यामल दास, इन्होंने कहा कि बप्पा है वो उपाधि मानते थे, ना कि व्यक्तिगत नाम। यानी बप्पा क्या थी, बप्पा इनकी उपाधि थी भाई। ठीक है, बप्पा क्या है, बप्पा इनकी उपाधि थी। ये किसने कहा, ये आपके वीर विनोद में श्यामल दास ने कहा था। इस चीज को भी याद रखें आप। ठीक है, तो ये किसने कहा था, उपाधि मानते हैं। वीर विनोद जो पुस्तक है उसके अंदर ये कहा गया था कवि श्यामल दास ने। यह चीज याद रख लें भाई, इंपॉर्टेंट है। वीर विनोद पुस्तक किसकी है, श्यामल दास की है। उसके बाद में राज प्रशस्ति। ठीक है, राज प्रशस्ति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। राज प्रशस्ति जो है इसके अंदर मेवाड़ का इतिहास है, और राज प्रशस्ति के अंदर भी कुछ बातें बताई गई है। तो देखें कि ये तो हालांकि महाराणा राज सिंह के समय की है, लेकिन उन्होंने इतिहास तो लिखवाया, मेवाड़ का तो शुरू से लिखवाया। ठीक है, तो राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि 734 ईस्वी में, 734 कौन, बप्पा रावल था। इन्होंने कहा कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक उस समय मानमोरी थे, उनको हराया और चित्तौड़ पर सबसे पहले अधिकार किया। और अपनी राजधानी कौन सी बनाई, अपनी राजधानी इन्होंने नागदा बनाई। फिर इन्होंने कहा कि कैलाशपुरी, कैलाशपुरी अब क्या है, अब उसको एकलिंग जी बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या था, कैलाशपुरी था, अब इसको एकलिंग जी बोलते हैं। उसमें एकलिंग जी या लकुलिस मंदिर का इन्होंने निर्माण किया। किसने किया, बप्पा रावल ने किया। याद रख लेना, 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शासक मानमोरी को हरा करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किसने किया, बप्पा रावल ने किया। किसको हराया, मानमोरी ने। ये जो लाइनें हैं, तीनों चारों लाइनें अति महत्वपूर्ण है, पूरा बप्पा रावल अति महत्वपूर्ण है, इसको इसी को हाईलाइट कर लो भाई। ठीक है, ये सारा याद करना है। तो कैलाशपुरी अब एकलिंग जी में, एकलिंग जी लकुलिस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावल ने करवाया। सीधा आता है, लकुलिस या एकलिंग जी का निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावल ने करवाया। ठीक है, एकलिंग जी क्या है, एकलिंग जी कौन थे भाई, गुइल वंश के कुल देवता थे। याद रख लेना, प्रश्न आता है गुइल वंश के कुल देवता कौन है, एकलिंग जी है। ठीक है, लकुलिस मंदिर है। इनकी मान्यता क्या है, पहले मानमोरी कि ये सेवा में थे खुद, और विदेशी आक्रमण के समय इन्होंने जो है वो युद्ध का नेतृत्व किया था मानमोरी की तरफ से। ठीक है, और आक्रमणकारियों को इन्होंने क्या, सिंध तक खदेड़ा था। इसका मतलब ये जो है आपकी मान्यता है कि बप्पा रावल है वो पहले मानमोरी के दरबार के अंदर सेवा करते थे, उसके बाद में इन्होंने ही इनको हरा करके चित्तौड़गढ़ जीता है, ये मान्यता है। इन्होंने अब देखो इनकी तुलना सीवी वेद्य ने बप्पा रावल की तुलना यूरोप के जो सेनापति है चार्ल्स मार्टेल से की थी, जिसने यूरोप में मुसलमानों को क्या किया, परास्त किया था भाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आक्रमणकारियों को सिंध तक खदेड़ा था। ठीक है, इसी के कारण है सीवी वेद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की, यूरोप के जो सेनापति है चार्ल्स मार्टेल से इनकी तुलना की थी। प्रश्न आता है कि बप्पा रावल की जो तुलना है वो यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से किसने की, सीवी वेद्य ने की, या सीवी वेद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की, या ऐसा आ सकता है कि सीवी वेद्य ने किस शासक की तुलना यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से की थी, बप्पा रावल। वहां पर 4 नाम दिया जा सकता है कि बप्पा रावल है या फिर और भी कोई शासक है, सबके नाम दे दिए। तो एक चीज आपको याद ही रखनी है कि बप्पा रावल की तुलना सीवी वेद्य ने यूरोप के जो सेनापति है चार्ल्स मार्टेल उससे की है, सीधी सी याद रखना। यानी यहाँ पर जो है चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद में शासक बनता है जतर सिंह। बप्पा रावल के बाद में कौन बनता है, जतर सिंह। कार्यकाल था 1213 से 1253। ये क्या है, ये गुहिल का वंशज है। परमारों से चित्तौड़ छीनकर इन्होंने क्या है, चित्तौड़ राजधानी बनाई। प्रश्न आता है
देखो, नागदा राजधानी किसने बनाई? बप्पा रावल ने बनाई। प्रश्न यहां से आता है। फिर प्रश्न आता है कि चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम जो है, चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाई? यह प्रश्न भी आता है। ठीक है, किसने बनाई भाई? जैतर सिंह ने बनाई। किसने बनाई? जैतर सिंह ने बनाई। यानी इन्होंने जो है चित्तौड़गढ़ को राजधानी किसको हरा करके बनाई? परमारों से। ठीक है, परमारों से चित्तौड़गढ़ इन्होंने छीना और जैतर सिंह ने सबसे पहले चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाई। ठीक है, बप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाई? नागदा को बनाई। याद रख लेना। प्रश्न आता है कि जो है वो नागदा को राजधानी किसने बनाई? बप्पा रावल ने। यहां पर जैतर सिंह ने किसको बनाई भाई? जो है आपके परमाणु से चित्तौड़ को छीन करके चित्तौड़ को राजधानी बनाई। दो प्रश्न तो सीधे हो गए। इसके अलावा जैतर सिंह ने 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को हराया था। 100% आने वाला प्रश्न है, भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। किन किन के मध्य हुआ? इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य। किसने जीता? जैतर सिंह ने जीता। सारी बात याद रखनी है। इनका वर्णन किसका? इस भूताला के युद्ध का वर्णन है जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में। हमीर मदमर्दन में है, जिसमें इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। एक बात याद रख लें कि जो जयसिंह सूरी है, जयसिंह सूरी, उसका ग्रंथ कौन सा है? हमीर मदमर्दन है। ये एग्जाम में 1000 बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। प्रश्न आता है हमीर मदमर्दन किसने लिखा? जयसिंह सूरी ने लिखा। इसके अंदर किस युद्ध का वर्णन है? भूताला का युद्ध का वर्णन है। कब हुआ? 1227 में। जैतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश, जैतर सिंह विजय हुआ। इसी पुस्तक के अंदर हमीर मदमर्दन वाली पुस्तक के अंदर इल्तुतमिश को इसने हमीर कहा है। ठीक है, इनके अलावा जीएच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन थे? जैतर सिंह थे भाई। दिल्ली के अंदर गुलाम वंश आ गया था भाई, गौरी जीता। गौरी के बाद में जो है वो अलाउद्दीन, आपके खिलजी वगैरह ये सारे आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1213 से लगभग है वो 1526 तक जब बाबर आया था तब तक गुलाम वंश ही चले थे। ठीक है, यानी आपके सल्तनत काल चला था, और सल्तनत काल से पहले, ठीक है, सल्तनत काल तो वहां पर चला था, उससे पहले तो गुलाम वंश तो था, जिसको मामलुक वंश भी कहते हैं। ये आपके खिलजी वंश था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, तो ये वंश था। इस वंश के समय इन्होंने कहा कि जितने भी गुलाम वंश के जो सुल्तान है, लगभग जो है लगभग इनका 101 वर्ष काल रहा था। ठीक है, 1200 से 1300 लगभग इनका काल रहा था। तो ये कह रहे हैं कि गुलाम वंश के समय जो भी सुल्तान थे उन सबसे जो है ये शक्तिशाली कौन थे? जैतर सिंह थे भाई। ठीक है, तो सबसे प्रतापी राजा कौन थे मेवाड़ का? जैतर सिंह था। उसके बाद में तो जो है वंश भी चेंज हो गए थे। सल्तनत काल में तो 4-5 वंश थे, लोधी वंश भी था उसके बाद में तो। ठीक है, तो उसके बाद में जो है 1526 में तो आया मुगल आया, उससे पहले तो यहाँ पर 4-5 वंश थे। तो यहाँ पर बात करें रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह कब है? 1302 से 1303। रावल रतन सिंह 1302 से 1303। अंतिम शाखा रावल शाखा। ठीक है, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है? रावल रतन सिंह है, याद रख लेना। इसके बाद में देखो यहाँ पर 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का इन्होंने सामना किया था। चित्तौड़गढ़ पर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ था? 1303 में हुआ था। उस समय शासक कौन थे? रावल रतन सिंह थे, और रावल शाखा के ये अंतिम शासक थे। उसके बाद में इनका कारण है, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, उनके कारण क्या क्या रहे हैं? तो कारण एक तो यह रहा कि अलाउद्दीन जो है उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। दूसरा, चित्तौड़ की सामरिक और व्यापारिक उपयोगिता, यानी अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से जब गुजरात वगैरह जाते थे व्यापार वगैरह करने के लिए, तो ये चित्तौड़गढ़ क्या बीच रास्ता के अंदर पड़ता था। तो ये एक इनकी सामरिक और व्यापारिक उपयोगिता थी चित्तौड़ की। दूसरा क्या है, चित्तौड़गढ़ क्या शक्तिशाली में उस समय माना जाता था कि चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी माना जाती थी। तो इन्होंने ये कहा, इनका उद्देश्य था, कारण था चित्तौड़गढ़ पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का। एक तो साम्राज्यवादी इसकी नीति थी कि अपने साम्राज्य का वो विस्तार करना। दूसरा कि सामरिक और व्यापारिक उपयोगिता भी है इसकी, युद्धों के समय ये काम आना है। और उसमें तात्कालीन मानी जाती है कि पद्मावत जो पुस्तक है वो किसने लिखी? एक तो ये प्रश्न बन जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। याद रख लेना, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक कौन सी है? पद्मावत है। और ये कब लिखी गई? ये 1540 में लिखी गई, यानी लगभग 238 वर्ष बाद में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी पद्मावत। और इसमें इन्होंने कहा कि जो रानी है इनकी, रानी जो पद्मिनी है, ठीक है, रानी पद्मिनी है,
उसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। ये इन्होंने 238 साल बाद में ये बात लिखी थी पद्मावत में, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने, कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया, ठीक है। और इस मत को मान्यता किसने दी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को मान्यता दी है, ठीक है, एक बात याद रख लेना ये। और उसके बाद में यहाँ पर युद्ध हुए, रावल रतन सिंह इनके सेनापति कौन थे, गोरा बादल थे, भाई इन्होंने आक्रमण किया तो युद्ध हुआ तो राजा तो रावल रतन सिंह थे, इनके सेनापति कौन थे, गोरा और बादल थे। इसके अलावा रानी जो पद्मिनी है, इन्होंने 1600 महिलाओं के सहित यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जोहर किया, और ये जो है वो पहला जोहर का उदाहरण मिलता है, ठीक है। उसके बाद में इससे पहले एक तो जोहर का उदाहरण है वो आपके यहाँ भटनेर के दुर्ग में भी मिलता है, जहाँ पर साका हुआ था, लेकिन व्यापक रूप से जो है चित्तौड़गढ़ का पहला साका और जोहर यही है भाई, 1303 वाला। उसके बाद में 1534 का है दूसरा, और 1567 का है वो तीसरा शाखा है वो यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई गोरा बादल, देखो यहाँ पर जो प्रश्न आता है ना, इन शाकों के समय या तो जो है वो किसने जोहर किया, या फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा आता है कि कौन से सेनापति थे या कौन शासक था, ये आता है, या आक्रमणकारी कौन था, ये 3 तरह के यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। तो रावल रतन सिंह के समय सेनापति कौन थे, गोरा बादल थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने यहाँ पर 1600 महिलाओं के साथ में जोहर किया था। अलाउद्दीन जी का जो इतिहासकार है कौन था, अमीर खुसरो है, और अमीर खुसरो की एक पुस्तक थी खजाइन उल फुतू, कौन सी थी, खजाइन उल फुतू। अमीर खुसरो ने 6 पुस्तकें लिखी थी कुल, जिसकी एक पुस्तक थी खजाइन उल फुतू में इसका वर्णन है, किसका वर्णन है भाई, यहाँ पर आक्रमण का वर्णन है। और खिलजी ने जब ये जीता चित्तौड़गढ़ किला, तब खिलजी ने अपने पुत्र कौन, खिजर खां को चित्तौड़गढ़ का प्रशासक बनाया, और उनका नाम बदल करके क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। देखो जहां पर भी जो है इन्होंने आक्रमण किया, जीता, तो एक तो किसको सौंपा और एक क्या नाम कर दिया, ये चीजें भी याद रखनी है। 3-4 जगह आएगा ये याद रखना, जैसे आपके आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया गया था, ठीक है, जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया था, उसी हिसाब से चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया, क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था, और सिवाना का शायद खैराबाद कर दिया, ऐसा कुछ था। तो याद रखेंगे अपन, खिजराबाद नाम है वो किसका कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम कर दिया था। प्रशासक किसको बनाया था, अपने पुत्र खिजर खां को बनाया था। इसके साथ में इतिहासकार कौन था, अमीर खुसरो था। पुस्तक कौन सी, खजाइन उल फुतू थी, इसमें इसका वर्णन था। जोहर किसने किया, रानी पद्मिनी ने किया। सेनापति कौन थे, गोरा बादल थे, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक कौन सी थी, पद्मावती, 1540 में। इसके अंदर इन्होंने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण की बात कही, जिसका मत समर्थक कौन थे, दशरथ शर्मा थे, ठीक है। 1303 में इन्होंने आक्रमण किया, ये भी ध्यान में रखना। दूसरा 1534 और 1567, ये 3 शाखे चित्तौड़गढ़ में हुए थे, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा राणा हमीर। कौन सा आता भाई, राणा हमीर आता है, ठीक है। राणा हमीर सिसोदिया ठिकाने का जागीरदार थे, और जिसके कारण ये सिसोदिया कहलाए। 1326 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर गुइल वंश की इन्होंने क्या की, पुनः स्थापना की। क्यों, क्योंकि 1303 के अंदर किसने कर ली थी, अलाउद्दीन खिलजी ने कर ली थी, खिजरगांव और खिजराबाद इसका नाम रख दिया था। इन्होंने पुनः कब प्राप्त किया, 1326 में किया था, लगभग 23 साल बाद में। 1326 में राणा हमीर है वहां के शासक बने। सिसोदिया वंश के ये शासक जो है वो माने जाते हैं पहले, क्यों, क्योंकि सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार थे, जिसके कारण ये सिसोदिया कहलाई, राणा हमीर। उसके बाद में उनके दादा लक्ष्मण सिंह वे उनके पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में शहीद हुए थे। किसके दादा भाई, राणा हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह, और इनके पुत्र जो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध के अंदर शहीद हुए थे। राणा हमीर की जो उपाधियां हैं ये पूछी जाती है भाई, याद रखना। मेवाड़ का उदारक क्या है, मेवाड़ का उदारक किसको कहा जाता है, राणा हमीर को कहा जाता है। 1326 से 1364 है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखवाई भाई, किसने बनवाई, तो राणा कुंभा द्वारा, ठीक है। राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ बनाई थी, इससे लगभग 100-150 साल बाद में बनाई थी, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ है जो प्रशस्ति है वो राणा कुंभा द्वारा बनाई थी। इसके अंदर हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। विषम घाटी पंचानन का क्या मतलब हुआ, विकट आक्रमणों में सिंह समान। इन्होंने विषम घाटी पंचानन कहा, किसको, राणा हमीर को कहा। किसने, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ में लिखवाया था। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है कि जो भी विकट आक्रमण है उन आक्रमणों में सिंह के समान जो आपके सामना करता है वो कौन है, वो विषम घाटी पंचानन है, ठीक है। तो प्रश्न आता है कि विषम घाटी पंचानन किसको कहा गया,
राणा हमीर को, किसके समय, कुंभा के समय, किस में लिखा हुआ है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है। सारी चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उपलब्धियां क्या है, किसकी उपलब्धि बात कर रहे हैं, राणा हमीर की उपलब्धि की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एक युद्ध लड़ा, सिंगोली का युद्ध, या फिर उसको बोलते हैं सिंगोली का बांसवाड़ा, ठीक है। तो सिंगोली या फिर बांसवाड़ा का युद्ध की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को इसने हराया भाई, ये याद रख ले। हालांकि एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है वो बहुत कम पूछा गया है, ठीक है, बहुत कम पूछा गया है, या न के बराबर पूछा गया। हो सकता है कि नए सवाल बनाने की संभावना जब भी होती है तब आपके ये प्रश्न बनने की संभावना है वो प्रबल होती है। क्या पूछा जाएगा कि सिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ, या किसने जीता, या सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को किसने हराया। भाई याद रखें, सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था, ठीक है। राणा हमीर के बाद में मेवाड़ के जो भी सभी शासक थे वो क्या कहलाए, वो सिसोदिया वंश कहलाए भाई, ठीक है। पहले गोहिल कहलाते थे, फिर रावल शाखा। ये राणा हमीर के बाद में जो भी मेवाड़ के शासक है वो सभी सिसोदिया वंश कहलाए थे, ठीक है। तो सिसोदिया वंश, गोहिल शाखा, ये राजपूत ही गिने जाते हैं और ये सब एक ही माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिसोदिया वंश कहलाई। उसके बाद में यहाँ पर देखो राणा लाखा, कौन आ जाता भाई, राणा लाखा आ जाता। राणा हमीर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, वो याद आपको रखनी है। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में राणा लाखा आएगा, और जिसका काल कब था, 1382 से 1421 तक, 1382 से 1421 तक है। 1382 में मेवाड़ का शासक बना और विवाह को लेकर के विवाद हुआ, ठीक है। ये काफी जो है लगभग याद है सभी को, ये काफी जो है वो फेमस और प्रचलित है सभी को। देखो मारवाड़ के जो रणमल है, ठीक है, मारवाड़ के जो रणमल है, यानी मारवाड़ के अंदर विवाद हुआ, ठीक है, जिसके कारण क्या है, रणमल है वो वहां से यहाँ से भाग करके कहाँ चला गया, मेवाड़ चला गया, ठीक है। और मेवाड़ जाकर के राणा लाखा के काल उसके दरबार में चला गया था। तो वहां पर क्या है, इनके पुत्र थे चुंडा, किसके, राणा लाखा के पुत्र चुंडा थे। और इन्होंने जो है, रणमल ने कहा कि भाई मैं मेरी जो सिस्टर है उनकी शादी किससे करवाऊंगा, चुंडा से करवाऊंगा, ठीक है। चुंडा कौन, राणा लाखा का पुत्र से करवाऊंगा। तो इन्होंने ये बात की, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि उसका विवाह, जो रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह है, वो चुंडा से नहीं होकर के राणा लाखा से हो गया स्वयं, ठीक है। इनके बेटे से नहीं होकर के उसने खुद ने कर लिया, ठीक है। यानी मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह उसके पुत्र चुंडा से होना था, लेकिन परिस्थिति किससे हो गया, चुंडा से नहीं होकर के लाखा से हो गया, यानी पिता से हो गया। और फिर रणमल ने शर्त रखी कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, शादी तो हो जाएगी, लेकिन शर्त ये रखी कि जो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि राजा तो लाखा था, और लाखा से जब हंसाबाई की शादी हो रही तो उनका जो पुत्र है वो उत्तराधिकारी होगा, लेकिन बड़ा बेटा तो चुंडा था जिसे शादी होनी थी, इसका मतलब उत्तराधिकारी तो चुंडा था। तब रणमल ने शर्त रखी, शर्त क्या रखी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो भी होगा वो हंसाबाई का पुत्र ही होगा, ठीक है। तो ये शर्त मानी, तब इन्होंने विवाह किया। परिणाम ये था कि जो चुंडा था जिसे शादी होनी थी, पहले हुई नहीं, पिताजी ने कर ली, ये बड़ा था, तो ये उत्तराधिकारी था। फिर शर्त ये लगा ली कि भाई इसका बेटा होगा, तो ये तो राजा बन नहीं सकता था, तो ये राज्य अधिकार से क्या वंचित हो गया। इसलिए चुंडा को क्या कहा, राजस्थान का भीष्म पितामह है वो कहा जाता है भाई। चुंडा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने पिता के लिए, ठीक है, जो है वो अपने उत्तराधिकार को छोड़ा, और इन्होंने कहा कि पिताजी आप इनसे शादी करो और इनसे जो पुत्र होगा उन्हीं को राजा बनाना, ठीक है, मैं जो है वो राजा नहीं बनूंगा। ये किसने कहा, ये चुंडा ने कहा। और जो है राजस्थान का भीष्म पितामह कहलाए कौन, चुंडा। सीधी सी। अब आपको याद यहाँ पर क्या रखना है, एग्जाम यही पूछा जाता है कि राजस्थान के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, चुंडा को कहा जाता है, ठीक है। और उपलब्धियां क्या है भाई, किसकी उपलब्धियां की बात करें तो राणा लाखा की उपलब्धियां बात करें। जावर माइंस से चांदी और शीशा का उत्खनन हुआ, आर्थिक समृद्धि। यानी जावर से, आपको सभी को पता है कि चांदी और शीशे के लिए आज भी जो है वो खानों की बात करें तो हम जावर का नाम आता है। तो जावर माइंस का जो उत्खनन है वो राणा लाखा के समय हुआ था, ठीक है। उस समय चांदी और शीशा का उत्खनन हुआ राणा लाखा के समय, इसलिए आर्थिक समृद्धि हुई इस काल के समय, ठीक है। और इसी के समय राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ, और वो किसने करवाया, वो एक बंजारे ने करवाया भाई, ठीक है। राणा लाखा के काल में पूछा जाता है पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, तो राणा लाखा के काल में हुआ था। निर्माण किसने करवाया, निर्माण एक बंजारे ने करवाया था, इसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद में महाराणा मोकल, ये मोकल वही है उनका पुत्र, हंसाबाई और जो लाखा का पुत्र था वो मोकल था,
ठीक है, जिसको उत्तराधिकारी बनना था चुंडा ने, इसी के लिए जो है वो राजपाट छोड़ा था। तो महाराणा मोकल 1421 से 1433 तक रहा। ठीक है, माता कौन, हंसाबाई थी, पिता कौन, लाखा था। अल्पायु में गद्दी पे बैठा, क्योंकि बाद में शादी हुई थी तो छोटा सा था। ठीक है, चुंडा बड़ा था, तो अल्पायु में था तो चुंडा उनका संरक्षक बन गया भाई। क्या बन गया, चुंडा इनका संरक्षक बन गया। इनसे विवाद हुआ और हंसाबाई को चुंडा पर संदेह हुआ। ठीक है, भाई संरक्षक बन गया था, ये भी भाई था इसका चुंडा का। ठीक है, सौतेला भाई था, तो हंसाबाई को चुंडा पर संदेह हुआ कि भाई कहीं ये जो है मोकल को मार ना दे। ठीक है, उसका संरक्षक बना हुआ है। तो इन्होंने जो है वो विरोध किया। तब चुंडा ने कहा कि मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने तो इसके चक्कर में अपना जो है अपना राज्य छोड़ा और मेरे पे शक कर रहे हो, मेरे को यहाँ पर नहीं रहना। चुंडा ने ये कह दिया और वो कहाँ पे चला गया, वो मांडू चला गया। ठीक है, चुंडा नाराज होकर के मांडू वहां पर चला गया, वहां पर रहने लग गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके पीछे 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा में, ये पूछा जाता है भाई। ठीक है, झीलवाड़ा में उसके चाचा आपके मेरा और मेहपा पंवार के साथ में मिलकर के उसकी हत्या कर दी भाई। ठीक है, 1433 में झीलवाड़ा में उसके चाचा कौन, मेरा वे मेहपा पंवार ने मिलकर के क्या, इनकी हत्या कर दी। उसके बाद में आता है कौन, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा कौन आता भाई, ये भाई इनकी हत्या हो गई, मेरा एंड मेहपा पंवार ने कर दी। ठीक है, झीलवाड़ा के अंदर 1433 में इनकी हत्या कर दी। तो इनका जो पुत्र था वो कौन था, आपके महाराणा कुंभा था। ठीक है, मोकल का पुत्र था। और जैसे ही हत्या की 1433 में झीलवाड़ा के अंदर, 1433 में इनकी गद्दी पे कौन बैठा, राणा कुंभा बैठा। ठीक है, कुंभा ने बैठते ही कौन कौन से प्रारंभिक कार्य किए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पहले राठौड़ा का प्रभाव थे। प्रभाव कैसे था कि भाई रणमल का भांजा था मोकल, बेन का पुत्र था, तो रणमल भी यहाँ पर था। ठीक है, रणमल का जो है यहाँ पर प्रभाव था, रणमल यहाँ पर काम कर रहा था, यहाँ से गया नहीं था, इसका प्रभाव था, पहली बात तो। ठीक है, तो राणा कुंभा सबसे पहले काम किया कि यहाँ पर जो राठौड़ों का प्रभाव था वो इन्होंने समाप्त किया, और मेवाड़ी जो सामंत थे उनका इन्होंने विश्वास जीता, और इनका जो शक्ति का केंद्र है वो चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ रहा। ठीक है, इन्होंने जो सारी जो शक्तियां हैं उनका केंद्र इन्होंने चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ को बनाया, ये राणा कुंभा ने बनाया। उसके बाद में राणा कुंभा ने जो है कुछ युद्ध और विजय प्राप्त की। सबसे पहले राणा कुंभा ने क्या किया, 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा। ठीक है, 1437 का सारंगपुर का युद्ध है वो इतनी महत्वपूर्ण युद्ध है, यानी ये जो है वो काफी बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। 1437 का सारंगपुर का युद्ध अति महत्वपूर्ण युद्ध है। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को इन्होंने परास्त करके क्या किया, बंदी बनाया, और इसके विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। दो बातें यहाँ पर क्लियर हो गई, दोनों याद करनी है। पहली बात, 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ महाराणा कुंभा और मालवा के बीच में, ये चीज भी ध्यान रखे, कौन था, मालवा था। ठीक है, महाराणा कुंभा और मालवा के बीच में युद्ध हुआ। मालवा के जो शासक थे वो महमूद खिलजी कौन थे, प्रथम थे, महमूद खिलजी प्रथम थे। कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ बनाया, एक बात। इसके बाद में नागौर उत्तराधिकारी विवाद हुआ था, गुजरात से इनके युद्ध हुआ था और गुजरात जो है उसको हराया था, गुजरात को कुंभा ने। ठीक है, उसके बाद में 1453 में मारवाड़ से मंडोर छीना कुंभा ने। ठीक है, बाद में संधि हुई वापस, और पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कराया। ठीक है, यानी 1453 में इन्होंने जो है वो मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था, बाद में एक संधि हो गई थी। ठीक है, और उस संधि के दौरान जो इनका पुत्र था कुंभा का, इनके पुत्र का विवाह मारवाड़ की जो राजकुमारी है उससे करवा दिया। 1456 में देखो, संधि से पहले, ये संधि तो बाद में हुई थी। ठीक है, 1456 में एक चंपारण की संधि हुई थी, ये पूछी जाती है, पूछा जाता है कि चंपारण की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो ये 1456 में एक चंपारण की संधि हुई थी। उस चंपारण की संधि के दौरान क्या हुआ कि देखो 1437 में जब सारंगपुर के युद्ध में मालवा के जो शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था कुंभा ने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नागौर उत्तराधिकारी विवाद को लेकर के जब विवाद हुआ तब गुजरात को भी हरा दिया था, यानी इन दोनों को हरा दिया था कुंभा ने। अब चंपानेर की संधि जब 1456 में हुई थी, उस समय जो ये हारा हुआ और ये हारा हुआ, इन दोनों ने मिलकर के क्या की, इन दोनों ने मिलकर के की कि भाई जो है भाई दुश्मन क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के कहा कि हम दोनों दोस्ती करते हैं और हम संधि करते हैं
और हम किस पे आक्रमण करेंगे, हम कुंभा को हराएंगे भाई। ठीक है, इन्होंने कहा मुझे भी हरा दिया, इन्होंने कहा मुझे भी हरा दिया, चलो हम दोनों मिलकर हराते हैं। तब उन्होंने 1456 में चंपानेर की संधि की थी। किसने? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने और गुजरात के कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, दोनों याद रखना, गुजरात के कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने, दोनों ने मिलकर के 1456 में चंपारण की संधि की थी। और ये समझौता किया, और समझौता में इन्होंने कहा कि कुंभा पर हम क्या करेंगे, मिलकर के आक्रमण करेंगे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंपारण की संधि कब हुई, 1456 में हुई। किन किन के मध्य हुई यह समझौता? तो आपके महमूद खिलजी प्रथम मालवा के और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य हुई, कुंभा पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने 1457-58 में क्या किया, गुजरात और मालवा ने मिलकर के मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण किया, लेकिन क्या हो गई, हार गई भाई। ठीक है, कुंभा की कूटनीति और उनके बीच, कूटनीति से क्या है, इनके बीच में मतभेद हो गया वापस, और वो सफल नहीं हो सके। ठीक है, तो कुंभा ने अपनी कूटनीति से इनको हरा दिया। कब? 1456 के अंदर। उसके बाद में निर्माण कार्य, अब कुंभा ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे? देखो, कुंभा के युद्ध के आधार पर तो आपको ये याद रखना, ये पूछा जाता है एक, और एक ये पूछा जाता है, एक चंपारण की संधि पूछी जाती है। ठीक है, 2-3 चीजें पूछी जाती है यहाँ पर, किसको हराया, कौन से शासक को हराए, जो हारे वो शासक कहाँ के थे, 2-3 चीजें यहाँ पर याद रखनी। उसके बाद में आपको याद रखना यहाँ पर क्या, जो निर्माण कार्य के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो, निर्माण कार्य में आपको क्या याद रखना, कुंभा ने कौन कौन सा निर्माण कराया था, कि कुंभा ने 32 दीर्घ। देखो, वीर विनोद के जो आपके लेखक है, हमने पहले पढ़ा कि कवि श्यामल दास है, वो वीर विनोद के लेखक है। उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा कि जो मेवाड़ के जो 84 दुर्ग है, 84 दुर्ग है, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये वीर विनोद में लिखा कवि श्यामल दास ने। तो ये बात हो गई कि इन्होंने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, 32 दुर्गों का, जिसके अंदर इनके प्रमुख दुर्ग का नाम है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन सा है? सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ है। ठीक है, इसके अलावा कुंभलगढ़ विशेष भौगोलिक स्थिति और स्थापत्य के कारण ये प्रसिद्ध हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया था। ठीक है, और ये क्या है, विशेष भौगोलिक स्थिति और स्थापत्य के कारण प्रसिद्ध हो गया। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? शिल्पी मंडन था, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। इनके अलावा इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ के अंदर इन्होंने कुंभ स्वामी मंदिर का और सरगार चौरी मंदिर है वो इन्होंने बनवाया। इनके अलावा इन्होंने जो है आपके एक एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको विष्णु मंदिर भी कहते हैं। और इनके अलावा इन्होंने एक रणकपुर का जो मंदिर है, इनका निर्माण करवाया था, जो विशाल एवं कलात्मक मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब देखो अगला, के साहित्य एवं कला संरक्षण की बात करें। कौन सा? साहित्य एवं कला संरक्षण की बात करें। ठीक है, कुंभा का जो साहित्य है और कला संरक्षण के अंदर क्या क्या योगदान है, यहाँ से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखो, स्वयं विद्वान एवं विद्या अनुरागी शासक था। कुंभा था वो स्वयं विद्वान था। हमने पढ़ा कि कुंभा ने जो जयदेव की गीत गोविंद है उस पर टीका लिखी थी। कुंभा ने बहुत सारे जो है वो ग्रंथ लिखे थे। तो कुंभा स्वयं विद्वान और विद्या अनुरागी शासक था। एकलिंग महात्म्य, उसके लेखक कौन है? एकलिंग महात्म्य के लेखक ये भी पूछा जाता है कि एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन है? कान्हा व्यास हैं। इनके अनुसार वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण व राजनीति में निपुण थे कुंभा। किसके अनुसार है भाई? एकलिंग महात्म्य के अनुसार है। एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन है? कान्हा व्यास है। इनके ग्रंथ कौन है? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूद प्रबंध है। किनके ग्रंथ है? कुंभा के ग्रंथ है भाई। इन्होंने टीका लिखी है, चंडी शतक पर टीका लिखी, जयदेव की गीत गोविंद पर है, और संगीत रत्नाकर पर भी इन्होंने टीका लिखी है भाई। ये आपके 10th की पुस्तक के अंदर दे के शब्द हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध कुंभा की है, संगीत रत्नाकर पर इन्होंने टीका लिखी है, गीत गोविंद और चंडी शतक पर भी इन्होंने क्या लिखी है? टीका लिखी है भाई। उनके काल में एक तो कवि अत्रि था और एक मेष था। इन्होंने कौन सी लिखी है? अत्रि और मेष ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो लिखी है कुंभा के समय, तो वो याद रखनी है। उसके बाद में इनकी कुछ उपाधियां हैं, उपाधियां और विरुद्ध है, ये अति महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती है कि महाराज धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये सभी क्या है? ये सभी इनकी उपाधियां हैं कुंभा की, और सभी क्या है? अति महत्वपूर्ण है भाई। फिर कुंभा की मृत्यु कैसे हुई? अंतिम समय में उन्माद रोग से ग्रसित हो गया और 1468 में उनके पुत्र उद्दा ने उनकी हत्या कर दी भाई। ठीक है, कुंभा के पुत्र हैं उद्दा ने उनकी हत्या कर दी थी। और कौन सा रोग हो गया? उन्माद रोग हो गया था, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा संग्राम सिंह जिसे बोलते हैं, 1509 से 1528 तक इनका कार्यकाल रहा था।
और जो आपके ये राणा सांगा है वो महाराणा रायमल का पुत्र था, ठीक है। और महाराणा रायमल के जो पुत्र थे उसके अंदर एक तो पृथ्वीराज था, एक जयमल था और एक राज सिंह था और चौथा सांगा था। यानी ये टोटल 4 थे और चारों के मध्य उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ जिसके अंदर सांगा है वो विजय हुआ और सांगा 1509 में क्या है मेवाड़ का शासक बना। तो इतिहास में सांगा को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न आता है कि हिंदूपत के नाम से किसे जाना जाता है, तो सांगा को जाना जाता है भाई। तो ये बात ध्यान में रखें कि 1509 में महाराणा सांगा है वो शासक बना और हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। अब इनके जैसे संघर्ष और युद्ध की बात करें तो सबसे पहले इनका जो है वो मालवा के साथ में संघर्ष हुआ, ठीक है। ये जब शासक बना था उस समय मालवा का जो कौन कर रहा था भाई, मालवा का शासन कौन कर रहा था, सुल्तान नसरुद्दीन कर रहा था। और सुल्तान नासरुद्दीन 1511 में क्या सुल्तान नासरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। 1509 में ये कुंभा शासक बना था और उस समय मालवा का शासक कौन था, सुल्तान नासरुद्दीन था। लेकिन 2 साल बाद में 1511 में सुल्तान नासरुद्दीन की मृत्यु हो गई और इसके मृत्यु के बाद में यहाँ पर मालवा के अंदर क्या उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। और मालवा के अंदर उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ जिसके अंदर क्या हुआ, यहाँ के जो राजपूत सरदार थे मेदिनी राय, इनकी मदद से महमूद खिलजी जो द्वितीय था वो क्या है वो आपके यहाँ पर शासक बन गया। किन की सहायता से, मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बन गया। और धीरे धीरे क्या है मेदिनी राय का मालवा के अंदर प्रभाव बढ़ गया जिससे वे मालवा का क्या है अप्रत्यक्ष रूप से शासक बन गया था। कौन, मेदिनी राय बन गया था। किसकी वजह से, शासक असली शासक तो कौन था, महमूद खिलजी द्वितीय था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कौन संभाल रहा था, मेदिनी राय संभाल रहा था। बाद में मालवा के जो अमीर हैं, ठीक है, अमीरों ने गुजरात की जो सहायता से किसको हटा दिया, महमूद खिलजी द्वितीय को हटा दिया था, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या है यहाँ पर मेदिनी राय को निकाल दिया था। और मेदिनी राय जो है वो कहाँ पर चला गया था, मेदिनी राय कहाँ पर चला गया था, कुंभा के शरण में चला गया था भाई, ठीक है। तो मेदिनी राय बाद में कहाँ है, राणा कुंभा की शरण में आ गया। और जब मेदिनी राय को इन्होंने शरण दे दी तो ये जो है आपके मालवा वाले हैं ये भाई पीछे पीछे चले गए, कुंभा को कहा कि हमारा आदमी है उसको आपने शरण क्यों दी, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या है कुंभा के और इनके मालवा के मध्य युद्ध हो गया, यानी मेवाड़ और मालवा के मध्य युद्ध हो गया जिसके अंदर महमूद खिलजी द्वितीय क्या है पराजित हो गया। और सांगा ने उसे बंदी बना लिया भाई। सांगा ने किसे बंदी बना लिया, इस महमूद खिलजी द्वितीय को हरा दिया और इसको सांगा ने बंदी बना दिया था भाई, ठीक है। उसके बाद में गुजरात संघर्ष हुआ। कारण क्या था, ईडर के उत्तराधिकार को लेकर के कारण था। इसके बाद में एक जो नागौर पर प्रभाव जमाने का जो प्रयास चल रहा था एक वो कारण था। दूसरा मालवा को सहयोग दिया था किसने, गुजरात ने मालवा को सहयोग दिया था, इसलिए इनके मध्य संघर्ष हुआ। तो सांगा गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर है उनके बीच में युद्ध हुआ और जो है अंतिम रूप से किसी भी पक्ष को क्या ये यहाँ पर है वो जीत नहीं मिली, ठीक है। तो किसी पक्ष को भी यहाँ पर जीत नहीं मिली। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो सांगा है भाई, सांगा का कार्यकाल कब रहा था, 1509 से 1528 तक रहा, ठीक है। 1526 के अंदर कौन आ गया, बाबर आ गया। कौन आ गया था, बाबर आ गया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, 1526 में बाबर आ गया था। तो 1526 में आया था, 28 तक तो सांगा था, ठीक है। उसके तो 1509 में बढ़ा। तो इस समय शासक कौन था, आपके सल्तनत का लोधी वंश था। कौन था, लोधी वंश था। और लोधी के अंदर भी इनके समय जो शासक था वो इब्राहिम लोधी था। कौन था, लोधी वंश था और लोधी में भी इब्राहिम लोधी था, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी और सांगा के साथ में युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी और सांगा का युद्ध हुआ 1517 ईस्वी के अंदर। सबसे पहले खातौली का युद्ध हुआ। कौन सा, खातौली का युद्ध हुआ। खातौली कहाँ है, कोटा जिला के अंदर स्थित है। खातौली वर्तमान में कहाँ है, कोटा जिले के अंदर स्थित है। तो 1517 के अंदर खातौली का युद्ध हुआ। किनके मध्य, एक तरफ राणा सांगा था और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी था, क्योंकि 17 में बाबर तो आया हुआ नहीं था। तो इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। इस युद्ध के अंदर कौन जीता, आपके राणा सांगा जीत गया, ठीक है, इब्राहिम लोधी को हरा दिया। उसके बाद में 1518 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ, बाड़ी का युद्ध हुआ, जिसे धौलपुर का युद्ध बोलते हैं। राणा की सेना ने लोधी की सेना को वापस हरा दिया, ठीक है, 18 में वापस हरा दिया। फिर 19 में गागरोन का युद्ध हुआ, 19 में फिर हरा दिया। तो 2-3 बार क्या इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। तो राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो राजा कौन थे, सल्तनत काल थे, और मेन जो शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोधी था। अब इनको 2-2, 3-3 बार जिसने हरा दिया,
इसका मतलब क्या हो गया, उत्तर भारत का ये शक्तिशाली शासक बन गया। उसके बाद में एक पैरेलल घटना ये हुई कि बाबर बन गया 1526 के अंदर। 1526 के अंदर बाबर और आपके मुगल बादशाह, ये सल्तनत काल जो लोधी वंश के इब्राहिम लोधी है, इनके मध्य युद्ध हुआ 1526 के अंदर। प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है। प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ 1526 के अंदर, किनके मध्य, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। और यहाँ पर क्या है, इब्राहिम लोधी बाबर से भी हार गया। और बाबर का जो अधिकार है वो कहाँ पर हो गया भाई, आगरा पर हो गया, ठीक है। यानी इब्राहिम लोधी कुंभा से सांगा से हारने के बाद में बाबर से और हार गया 1526 में प्रथम पानीपत के युद्ध के अंदर, और आगरा पर अधिकार कर लिया किसने, बाबर ने। और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य की है वो यहाँ पर शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अब क्या है कि बाबर ने यहाँ पर जीतने के बाद में बाबर ने आरोप लगाया। अब आरोप लगाने का कारण ये था क्योंकि सांगा है जो उस समय उत्तर भारत का जो है वो महान शासक बन चुका था, और लोधी को उन्होंने भी हरा दिया था। अब क्या, लोधी को इसने हरा दिया तो राजा कौन बन गया, भारत का मुगल शासक में बाबर बन गया। अब बाबर के वो नाक का सवाल था कि भाई उसको हराना ही था उसको, सांगा को, क्योंकि सांगा शक्तिशाली शासक था और इधर बाबर है वो राजा बन गया था। तो दोनों में से एक जो है यहाँ पर रहने वाले थे। तो बाबर ने अब युद्ध किस बहाने से करे, तो बाबर ने पहले सांगा पर आरोप लगाया कि सांगा ने मेरे साथ में धोखा किया। सांगा ने मेरे से वादा किया था कि इब्राहिम लोधी के खिलाफ मैं आपके साथ में जो है युद्ध में साथ दूंगा आगरा जीतने के लिए, लेकिन सांगा है वो युद्ध में आया नहीं, सांगा ने मेरा साथ दिया नहीं, इसलिए सांगा ने मेरे साथ में धोखा किया, इसलिए मैं जो है वो सांगा के खिलाफ क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। ये बात किसने कही, ये बाबर ने कही थी, ठीक है। तो बाबर ने कहा कि राणा सांगा ने वादा किया था कि वे लोधी के विरुद्ध उसकी मदद करेगा, परंतु सांगा ने मदद नहीं की, जबकि इतिहासकारों के अनुसार इस आरोप की क्या है, पुष्टि नहीं होती है। वास्तव में दोनों ही शासक क्या थे, महत्वाकांक्षी थे, इसलिए टकराव स्वाभाविक थे। यानी सांगा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा या नहीं करूंगा, ये सिर्फ बाबर के आरोप है, ठीक है। बाबर ने अपनी जो कथा है बाबरनामा, उसी के अंदर ये बात लिखी है, बाकी कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी हुई थी, ठीक है। तो बाबर का ये एक जो है वो आरोप था, झूठा आरोप है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसके बाद में देखो बयाना का युद्ध हुआ। बयाना का युद्ध हुआ कब, 1527 में। 1526 में बाबर आया और 1527 में, कब, फरवरी 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य बयाना का युद्ध हुआ, जिसके अंदर क्या है, बाबर की सेना हार गई भाई। क्या हो गई, बाबर की सेना है वो हार गई थी, ठीक है। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 के अंदर हुआ। फिर 17 मार्च 1527 को, एक ही महीने के बाद में खानवा का युद्ध हुआ बाबर बनाम सांगा के मध्य, और इसमें जो है वो बाबर को सफलता मिल गई भाई। खानवा के युद्ध में सांगा हार गया था, बाबर को सफलता मिल गई थी। कारण क्या था, तोप खाने का प्रयोग था, तुलुगुमा युद्ध पद्धति थी, ठीक है। बाबर के पास में अत्याधुनिक है वो आपके तोप खाने थे, तुलुगुमा युद्ध पद्धति थी। इसके कारण क्या है, वो जीत गया। और दूसरा क्या है कि बयाना में हारने के बाद में सांगा ने जो है आपके खुशियां मनाने के अंदर समय व्यक्त कर दिया था, तैयारियां नहीं की थी, जबकि बाबर की जो सेना है इन्होंने एक महीने के बयाना के बाद में जो है वो जबरदस्त तैयारियां की थी, और इसलिए एक महीने के बाद में युद्ध हुआ था, वो तैयार नहीं थे, और इस कारण क्या वो हार गए। तो राणा सांगा पराजित हुआ और वे युद्ध में घायल हो गया और उसे युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया। यानी राणा सांगा यहाँ पर पराजित हुआ और ये युद्ध में घायल हो गया था। अब क्या है कि ये जो है युद्ध, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनकी मृत्यु कैसे हुई। राणा सांगा ने कहा कि वे बदला लिए बिना चित्तौड़ नहीं छोड़ेगा, यानी युद्ध लंबा चला। तो अब राणा सांगा ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो युद्ध करूंगा, मैं तो बदला लूंगा, मैं चित्तौड़ छोड़ूंगा नहीं। अब इनके जो साथ में सामंत थे उन्होंने कहा कि युद्ध जारी नहीं रखेंगे। अब सामंत युद्ध जारी नहीं रखना चाहते था और ये चाहता था कि युद्ध करेंगे, तो सामंतों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, तेरे चक्कर में हम मारे जाएंगे, ऐसा करो आप इनको जेर दे दो। तो इन्होंने जो है सामंतों ने इनको जेर दे दिया। जेर के कारण 30 जनवरी 1528 में दोसा बसवा में क्या हो गई, इसकी सांगा की मृत्यु हो गई भाई। सांगा को क्या दे दिया, सांगा को जेर दे दिया सामंतों ने कि ये जो है वो युद्ध को आगे नहीं बढ़ा जाए और युद्ध को यहीं रोक ले, कि भाई ये रहेगा तो जो है युद्ध रुकने नहीं देगा, ठीक है। इसलिए इसको विष दे दिया। 30 जनवरी 1528 में क्या, बसवा दोसा के अंदर इसकी सांगा की मृत्यु हो गई। और सांगा के उत्तराधिकारी बाद में कौन बने, एक तो राणा रतन सिंह बने, 1528 से 31 तक गद्दी पर बैठे, और उसके बाद में राणा विक्रमादित्य बने जो 1534 के आसपास में यहाँ पर 31-32 में बने थे, जो सेकंड साकावा था, ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ का सेकंड साकावा था 1534 में। वो 10th की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है हालांकि,
वो विक्रमादित्य के समय हुआ था। ठीक है, ऐसे तो वैसे तो इतिहास में बहुत सारी चीजें प्रश्न ऐसा पूछा जाता है जो 10th की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आजकल जो पूछा जा रहा है ना वो लगभग इसी पुस्तक से पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 10th की बुक है वो तो याद होनी चाहिए। ठीक है, याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्या याद होने चाहिए, आपको सारे PYQ आने चाहिए। जब ये दो चीजें आपके कंटेस्ट हो जाएं तब आप है वो अदर सोर्स पे जाएं, थोड़े डिटेल सोर्स पे जाएं, और फिर आपको ये इसके अलावा ये एक्स्ट्रा चीजें वगैरह ये पढ़े। हालांकि ऐसी चीजें तो आपको PYQ में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको दो चीजें याद हो जाए 10th की और ये PYQ, उसके बाद में आप क्या करें, आप अदर सोर्स पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगला शासक है आपके राणा उदय सिंह। कब बने, 1537 से 1572 तक बने। ठीक है, राणा उदय सिंह बने। अब उदय सिंह इसलिए वो इसके जो है वो पन्नादाई वाली कहानी है जो फेमस है, बलिदान के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, पन्नादाई। तो पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया। पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन को बलिदान देकर के उदय सिंह को किससे बचाया, बनवीर से बचाया। और उदय सिंह को कहां पर जो है वो छिपाया था, कुंभलगढ़ किले के अंदर इसको सुरक्षित रखा था। और वहीं पर 1537 में मारवाड़ के जो शासक है मालदेव, मालदेव की सहायता से उदय सिंह का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। इसका मतलब पूछा जाता है कि उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ, 1537 में। कहां पर हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। किसकी सहायता से हुआ, ये ध्यान रखें, ये थोड़ा यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मारवाड़ का जो शासक है मालदेव, इसकी सहायता से उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। इस चीज को याद रखें, ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में 1559 के अंदर उदयपुर नगर बसाया उदय सिंह ने और इसे अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर को राजधानी किसने बनाया, उदय सिंह ने बनाया। कब बसाया, 1559 को बसाया। यहीं पर एक तो उदय सागर झील बनवाई और एक मोती मगरी के महल है वही अपने आपके उदय सिंह ने बनाया। उदय सागर झील और मोती मगरी के जो महल है वो किसने बनाए, वो राणा उदय सिंह ने बनवाए थे भाई। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पर अकबर का आक्रमण। ठीक है, चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण कब हुआ, तो देखो यहाँ पर शासक कौन था, उदय सिंह था। शासक तो कौन था भाई, उदय सिंह ही था। और अकबर ने 1567 में कहा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। कब किया, अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। सरदारों की सलाह पर उदय सिंह ने युद्ध का भार है वो जयमल और पत्ता को सौंप करके पहाड़ियों में चला गया। यानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो जो आपके चित्तौड़गढ़ किले का भार है वो किसको दे दिया, एक तो जयमल और एक फत्ता को दे दिया, और उदय सिंह खुद है वो यहाँ से छोड़ के चले गए थे। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों वहां पर अकबर के साथ में युद्ध के अंदर क्या हो गई, वीर शहीद हो गई। कौन, जयमल और फत्ता शहीद हो गई 1567 में अकबर के साथ में। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा हुआ, तीसरा शाखा हुआ था। तो इनकी जो है वो वीरता से प्रभावित होकर के अकबर ने ये अपने सामने वाली पार्टी का था, विरोधी थे, लेकिन इनकी इतनी वीरता थी कि ये दोनों हैं जो है इनके मतलब हाथ खड़े करवा दिए थे। ठीक है, तो अकबर ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के बाहर जयमल फत्ता की हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई है भाई। ठीक है, ये भी याद रखें कि आगरा के किले पर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां किसकी लगाई है, जयमल फत्ता की। किसने लगवाई है, ये याद रखें, अकबर ने लगवाई थी भाई। ठीक है, 1567 में आक्रमण किया और तीसरा शाखा है वो यहाँ पर 1567 में हुआ। उसके बाद में देखो महाराणा प्रताप बन गई 1572 से 1597 तक बन गई भाई। ठीक है, इनकी गद्दी, इन्होंने जो है अपना राज्याभिषेक कब संभाला, जन्म हुआ इनका 9 मई 1540। देखो प्रताप का पूछा जाता है जन्म। ठीक है, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ, ये डेट पूछी जाती है। कहाँ हुआ ये भी पूछा जाता है भाई, कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। ठीक है, सारी चीजें पूछी जाती है प्रताप की। और इनके जो है इनको किस नाम से पुकारते हैं, किक्का नाम से पुकारते हैं। हालांकि ये 10th की बुक में नहीं है, 10th की बुक में है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बार आता है। ठीक है, गद्दी पे कब बैठा, 1572 के अंदर बैठा। उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकार बनाया था, पर सरदारों ने उसे अस्वीकार करके प्रताप को शासक बना दिया। यानी उदय सिंह था इससे पहले, उदय सिंह ने अपने छोटे बेटे जगमाल को उत्तराधिकार बनाया था, लेकिन जो उनके सरदार हैं उन्होंने उस जगमाल को अस्वीकार कर दिया और किसको शासक बना दिया, प्रताप को शासक बना दिया था। फिर प्रताप की अकबर से क्या हो गई, टकराव हो गई भाई 1567 में। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जीता ही था, अकबर ने युद्ध वही था, और अगले 4-5 साल बाद में तो जो है वो महाराणा प्रताप बन ही गया था, तो अकबर तो था ही यहाँ पर। ठीक है, अकबर ने 1572 से 1576 तक
भाई जैसे ये शासक बना बेहतर में, अकबर ने इनको अधीन करवाने के लिए भेजी वहां पर शिष्टमंडल। 1572 से 1576 तक कितने, 4 शिष्टमंडल भेजे इन्होंने, याद रखना। कौन कौन से, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। कौन कौन से भेजे भाई, 4 भेजे, चारों का क्रमवार भेजे, और कालक्रम के आधार पर इनको इसी क्रम में याद रखना है। प्रश्न आता है, ये क्रम आते हैं कि भाई सबसे पहले इसको भेजा, फिर इसको भेजा, फिर इसको भेजा, फिर इसको भेजा, आते हैं। इसको आपको याद ही रखना भाई, ठीक है। 1572 से 76 तक 4 भेजे हैं, इसको आप याद रख लेना भाई, ठीक है। इसको याद रख लेना आप, जमा भट्टो के नाम से याद रख लेना भाई, ठीक है। सबके याद रखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जमा भट्टो के नाम से आप याद रख सकते हो, जलाल खां, मान सिंह, भगवत सिंह और टोडरमल, ठीक है। जलाल खां, मान सिंह, भगवत सिंह और टोडरमल, ये जो 4 शिष्टमंडल है 1572 से 76 तक ये आए थे और अकबर की तरफ से आए थे भाई, ठीक है। इन्होंने कहा कि अधीनता स्वीकार ले, लेकिन प्रताप मना कर दिया। प्रताप ने स्वतंत्रता को चुना और संघर्ष का मार्ग अपनाया, क्योंकि इनके पास में 2 रास्ते थे, या तो ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और अच्छे से जिंदगी जिए, या दूसरा रास्ता ये था कि वो स्वतंत्रता चुने और संघर्ष का मार्ग चुने, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता चुनी और संघर्ष का मार्ग चुना। इन्होंने कहा कि प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अपनी सैन्य तैयारी में फिर इन्होंने अपनी सैन्य तैयारी में भीलों और सामंतों को लेकर के उन्होंने सेना में उच्च पद दिए, यानी इन्होंने अपनी जो है वो एक सैन्य तैयारी करनी शुरू कर दी। भीलों की सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, सामंतों को साथ में बैठ करके उनका मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया, भीलों और सामंतों को जो है वो सेना में उच्च पद देने शुरू कर दिए। तो इन्होंने एक जो है वो रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद में 76 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, कब, 18 जून। कब भाई, 18 जून, 18 जून 1576। 18 जून भी याद ही रखना है, ठीक है। कहीं कहीं 21 जून आता है, वो याद नहीं रखना है। 10th की पुस्तक में 18 जून है, ऑथेंटिक है, 18 जून याद रखना है, ठीक है। कहाँ हल्दी घाटी जो है उस स्थान कहाँ है, खमनोर के पास में है। यहाँ पर क्या है, फिर अकबर है, अकबर आया अजमेर, और कहा भाई ऐसे तो प्रताप मानेगा नहीं, प्रताप से करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान सिंह मिला अकबर से और कहा भाई तू मेरी तरफ से कौन जो नेतृत्व करेगा मुगल सेना का, मान सिंह करेगा। मान सिंह कौन था, आमेर का राजा था। और इधर सामने प्रताप की तरफ से हरावल दस्ता, हरावल मतलब होता अग्रिम दस्ता, जो आगे दस्ता रहता है उसका नेतृत्व करता। हरावल के अंदर कौन था, प्रताप की सेना से हकीम का सूर था। अति महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पूछा जाता है, प्रताप के हरावल दस्ता किसके पास में था या कौन था, हकीम का सूर था। जबकि मुगल सेना का हरावल दस्ता के अंदर कौन था, मान सिंह आमेर था, पूछा जाता है। इसके बाद में युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान जब प्रताप पर संकट आया तब इनके जो साथी है झालाबीदा, ठीक है, झालाबीदा ने प्रताप का जो है वो मुकुट पहन करके युद्ध किया और प्रताप को वहां से क्या है दूर भेज दिया। इसके बाद में युद्ध का जो परिणाम है वो क्या निकला, निर्णायक रहा भाई, ठीक है। युद्ध का कोई भी परिणाम का निर्णय नहीं हुआ और न ही प्रताप ने क्या अधीनता स्वीकारी। और अबुल फजल ने इसे हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा, खमनोर का युद्ध कहा था, क्योंकि खमनोर के पास में हुआ था, ठीक है। तो अबुल फजल ने इसे हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, बंदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा और कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा। तीनों स्टेटमेंट अति महत्वपूर्ण है, तीनों ही अति महत्वपूर्ण, याद कर लेना। अबुल फजल खमनोर का युद्ध, अबुल फजल खमनोर का युद्ध, बंदायूनी गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध का, अति महत्वपूर्ण है। किसने मुकुट पहना, झालाबीदा ने पहना, याद रखना। प्रताप की सेना का हरावल दस्ता हकीम का सूर, मुगल सेना का हरावल दस्ता कौन है, मान सिंह के पास में था। अति महत्वपूर्ण सारी चीजें। उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में प्रतिरोध और छापामार युद्ध नीति हुई, ठीक है। और हल्दी घाटी के बाद में जो है प्रताप क्या गए, पहाड़ों में चले गए और पहाड़ों में रह करके छापामार युद्ध पद्धति अपनाई और मुगलों पर इनसे जो है वो दावे बोलते रहे या लड़ाई करते रहे वहां पर, ठीक है, छिप छिप कर। उसके बाद में 1576 से 1585 तक अकबर ने जो है वो कई अभियान भेजे। 1576 से 1585 तक कई अभियान भेजे और सभी अभियानों को क्या है असफल कर दिया प्रताप ने। उसके बाद में 1580 के अंदर, ठीक है, 1580 के अंदर अमर सिंह कौन है, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का शेरपुर पर आक्रमण, यानी यहाँ पर शेरपुर के अंदर जो अकबर की सेना है उसका अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है। इनकी परिवार की महिलाओं का यहाँ पर डेरा था, यहाँ पर जो है कैंप वगैरह लगा हुआ था। तो वहां पर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया था। किसने बना लिया भाई, अमर सिंह ने बना लिया था। कहां पर था, शेरपुर के अंदर था। यहाँ पर आक्रमण किया अमर सिंह ने और अब्दुल रहीम
खान खाना की क्या है, परिवार की महिलाओं को इन्होंने बंदी बना लिया और बंदी बना के घर पे आए तो प्रताप ने कहा, अरे वो कहीं करियो, आपने अटे महिलाओं को जो है समान और आपने संस्कृति है कि महिलाओं को कहीं करना समान किया करा आपा, ठीक है। तो के एड़ा काम आपने नहीं करना, पाचे छोड़ रहा, फिर क्यों नहीं तू मत जा, मैं ही छोड़ रहा हूँ। फिर प्रताप गया और उन्हें से सामान वापस सुरक्षित है वो लौटा करके आया। क्यों? क्योंकि भारतीय जो है वो नारी सम्मान परंपरा का क्या है, अनुपम उदाहरण है ये, ठीक है। ऐसा करना भारतीय नारी सम्मान परंपरा का एक अनुपम उदाहरण माना जाता है और ये बहुत ही प्रताप की बहुत ही जो है आपके अच्छी बात है। उसके बाद में बात करें 1582 के अंदर, 1582 के अंदर क्या हुआ था, दिवेर का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1580 की वो घटना थी, थोड़ा याद रख लेना। और 1582 के अंदर कौन सा, दिवेर का युद्ध हुआ। और दिवेर के युद्ध के अंदर अमर सिंह ने जो मुगल सेना की तरफ से जो था सुल्तान खान को जो है इन्होंने मार दिया था और कहते हैं कि सिर्फ भले के एक ही वार से इनको मारा था, ठीक है। तो अमर सिंह ने मुगल अधिकारी सुल्तान खान को भाले के एक वार से मार दिया। दिवेर की जीत के बाद में पूरा पर्वतीय क्षेत्र प्रताप के अधिकार में आ गया। कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है, ये भी याद रखें, कर्नल टोड ने, ठीक है। कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन का अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दिवेर का युद्ध कब हुआ, 1582 में हुआ। अमर सिंह ने सुल्तान खां की यहाँ पर जो है वो हत्या कर दी, ये भी चीज ध्यान में रखें यहाँ पर। और 1582 के बाद में जो है ये क्षेत्र है वो अकबर के अधीन, प्रताप के अधीन आ गया था। उसके बाद में 1585 के अंदर, 1585 के अंदर क्या हुआ, अकबर ने जो अपनी राजधानी है वो कौन सी बना ली, चावंड बना ली भाई, ठीक है। 1585 के बाद में अकबर ने मेवाड़ पर कोई भी अभियान है वो नहीं भेजा। प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके, कौन सी दो जगह, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है भाई, ठीक है। कौन सी जगह छोड़ी थी इन्होंने, एक तो चित्तौड़गढ़ और एक मांडलगढ़, ये दो जगह छोड़ करके शेष मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया किसने, प्रताप ने। कब, 1585 के अंदर चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी और राज्य में पुनः सुव्यवस्था स्थापित की थी। फिर आपके लगभग देखो चावंड को 85 में बनाई थी और 97 में इनकी मृत्यु हुई। 19 जनवरी 1597 के अंदर प्रताप की मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखें, ठीक है। और स्थान है चावंड के पास में एक बारडोली गांव है, बारडोली गांव पर इनका कहा है अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी याद रखें, प्रताप का जो स्मारक है वो कहां पर है, बारडोली गांव के अंदर है। बारडोली गांव कहां है, चावंड के पास में है। 19 जनवरी 1597 को यहाँ पर मृत्यु हुई थी, ये भी अति महत्वपूर्ण याद रखना है, ये भी याद रखना है भाई, ठीक है। दो चीज याद रखना है, राजधानी कब बनाई थी, 1585 में अंदर बनाई थी, बहुत बार पूछा गया ये, ठीक है। उसके बाद में इतिहासकारों की दृष्टि में कुछ चीजें हैं। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, हल्दी घाटी है वो क्या है, मेवाड़ की थर्मोपोली है। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन का, अरावली की कोई भी घाटी ऐसी नहीं है जो प्रताप के किसी वीर कार्य, विजय या कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हो। ये सारे स्टेटमेंट किसके हैं, ये सारे स्टेटमेंट कर्नल जेम्स टोड के हैं और सारे के सारे क्या है, अति महत्वपूर्ण भाई, आया हुआ है और आया हुआ है, ठीक है। सभी प्रश्न आए हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद में देखो राणा अमर सिंह आता है, कौन आता है भाई, राणा अमर सिंह आता है 1597 से 1620 तक, ठीक है। राणा प्रताप 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी को। उसके बाद में उनके पुत्र अमर सिंह है वो 1597 में शासक बनता है और 1620 तक ये शासक रहता है, ठीक है। और इनके शासनकाल में लगातार मुगलों से संघर्ष करना पड़ा था। 1613 के अंदर, ठीक है, 97 में बन गया था, 1613 के अंदर जहांगीर है, जहांगीर कहाँ आया था, जहांगीर स्वयं अजमेर आया था 1613 के अंदर। और मेवाड़ अभियान का नेतृत्व उसके पुत्र शाहजहां या खुर्रम, ठीक है, जिसे भविष्य का शाहजहां कहा जाता है, उनके पुत्र खुर्रम था, उनको दिया गया था किसका, मेवाड़ का अभियान किसने सौंपा था भाई, जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां यानी खुर्रम को मेवाड़ का अभियान है वो सौंपा था। मेवाड़ में खुर्रम ने लूटमार की और आगजनी से संकट की स्थिति है वो पैदा की, ठीक है। इनसे जो परेशान हुई जनता और लंबे युद्धों से मेवाड़ के जो सामंत है वो उब गई थे, जागीरें वीरान होने लगी थी और सामंतों ने कुंवर कौन था, अमर सिंह का पुत्र कुंवर कर्ण सिंह को अपने साथ लेकर के राणा पर संधि का दबाव बनाया भाई, ठीक है। सामंतों ने उनके पुत्र कंवर सिंह को अपने पक्ष में किया और फिर राणा अमर सिंह पर संधि हेतु दबाव मंगाया और मजबूर होकर के अमर सिंह ने मुगलों से क्या किया, मुगलों से समझौता किया था। कब किया था भाई, ठीक है, आपके 1615 के अंदर किया था। कब किया था, 1615 के अंदर किया था समझौता, ठीक है, ये याद रखें। 1615 के अंदर किया था, फरवरी, डेट आती है 5 फरवरी।
देखो 5 फरवरी 1615 डेट आती है तो आपका जो है सही हो जाएगा। 5 फरवरी 1615 याद रख लेना। इस दिन क्या हुआ? समझौता हुआ। परिणाम क्या है? चित्तौड़ दुर्ग पुणे मेवाड़ को लौटा दिया गया। शर्त रखी कि भाई दुर्ग तो ले लो लेकिन दुर्ग की मरम्मत है वो नहीं की जा सकती। ठीक है, इस संधि के दौरान ये बात कही गई कि चित्तौड़ दुर्ग आप वापस ले लो लेकिन दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाओगे। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता रहेगा कि ये दुर्ग है वो मुगलों के अधीन रहा है। ठीक है, इस प्रकार लगभग 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल का संघर्ष का है वो अंत हुआ है। ठीक है, कितने वर्षों के बाद में? 90 वर्ष के बाद में मेवाड़ मुगल का संघर्ष का अंत हुआ था। ठीक है, अमर सिंह के समय। और अंतिम समय में अमर सिंह है वो इस संधि से संतुष्ट नहीं था, उसने राज कार्य से स्वयं को अलग कर लिया और यह संधि जहांगीर की बड़ी सफलता है वो मानी जाती है भाई। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद में देखो करण सिंह वगैरह ये राजा बने थे। करण सिंह बना था कुछ साल, और उसके बाद में एक जगत सिंह प्रथम भी बने थे जिन्होंने पिछोला जेल के अंदर जगनिवास मंदिर का निर्माण करवाया, जगनिवास का करवाया था, उसके बाद महल का, और उसके बाद में यहाँ पर जगत सिंह प्रथम ने जगदीश मंदिर, उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है, ठीक है, जगदीश मंदिर है उसका निर्माण भी करवाया था। ठीक है, ये किसने करवाया था? ये जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। यहाँ पर है वो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है वो भी यहाँ पर लिखी गई थी। ठीक है, इसके जो लेखक थे वो कौन थे? कृष्ण भट्ट तेलंग थे। तो ये 10th की पुस्तक में चीजें लिखी हुई नहीं है, बाकी है इंपॉर्टेंट, वो भी पूछी जाती है, लेकिन 10th की पुस्तक में लिखी हुई नहीं है। 10th की पुस्तक के अंदर करण सिंह और जगत सिंह के बारे में लिखा हुआ नहीं है, सीधा ही राज सिंह आ गया। तो मतलब चीजें यहाँ पर लिमिटेड लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम ये तो याद होनी चाहिए। ये जब आपको पूरी याद हो जाएगी फिर आप पीवाईक्यू पढ़ोगे तो कुछ चीजें आपको पीवाईक्यू से याद हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको अलग सोर्स पे जाना है, फिर आपको कोई थोड़ा और डिटेल में जाना है। तो गद्दी पे कब बैठे? 1652 में मेवाड़ का शासक बने, 1680 तक राज सिंह रहे थे। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग यहाँ पर विवाद हुआ, राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का निश्चय किया। भाई जो अमर सिंह के समय जो शर्त हुई थी 1615 के अंदर, 1615 के अंदर जो शर्त हुई थी उसमें यह कहा गया था कि चित्तौड़ का दुर्ग है वो मरम्मत नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये शर्त रखी थी। अब इन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो मरम्मत करवाऊंगा। राजा बनते इसने कहा 1652 में कि अभी 30-35 साल हो गए अब तो मैं मरम्मत करवाऊंगा। ठीक है, तो मुगल सम्राट जो भी था उन्होंने कहा कि औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने कहा कि 1615 ईस्वी के अंदर जो संधि हुई थी उस संधि का ये तो उल्लंघन है। तो सादुल्ला खां को 30,000 सैनिकों के साथ में चित्तौड़ भेजा और कहा कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको ध्वस्त करके आ जाओ। किसको भेजा था भाई? सादुल्ला खां को भेजा था, याद रखें। ठीक है, राज सिंह ने प्रत्यक्ष संघर्ष से बचते हुए अपनी सेना चित्तौड़गढ़ से हटा ली और मुगल की सेना आए थे जो उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कुछ कंगूरे और कुछ बुर्ज वगैरह है वो ढहा करके वो वापस चले गए थे। तो कौन आया था? सादुल्ला खां आया था। इसके बाद में यहाँ पर उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। ठीक है, और औरंगजेब से संबंध क्यों? फिर 1658 के अंदर वहां पर जो है वो उत्तराधिकारी युद्ध हो गया था। कहां पर? मुगल के अंदर 1658 के अंदर शहजादों में उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ा और राज सिंह ने किसी का समर्थन है वो नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर देखो 1658 औरंगजेब तो बाद में आया था। ये जहां पर मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट ने संधि का उल्लंघन बताया था, तो यहाँ पर शाहजहां था भाई। ठीक है, शाहजहां था। यहाँ पर देखो आप 1658 के अंदर संघर्ष हुआ और राज सिंह ने क्या कहा? किसी का भी है वो आपके समर्थन नहीं किया था। औरंगजेब के शासक, फिर औरंगजेब शासक बना। औरंगजेब के शासनकाल में प्रारंभिक संबंध जो राज सिंह से अच्छे रहते। औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 जात वे आपके मनसब दिया था। ठीक है, 6000 जात वे इनका मनसब दिया था। अब क्या हुआ कि 1660 में राज सिंह ने किशनगढ़ राजकुमारी चारुमती जो औरंगजेब से विवाह हेतु निश्चित थी उससे विवाह कर लिया और औरंगजेब क्या उससे अप्रसन्न हो गया। यानी किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती का विवाह किससे तय हुआ? औरंगजेब से होना तय हुआ। ठीक है, लेकिन राज सिंह ने क्या है चारुमती से विवाह कर लिया जिसे औरंगजेब क्या है नाराज हो गया। एक तो ये कारण था। उसके बाद में धार्मिक नीति का विरोध। देखो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति उसका विरोध किया था राज सिंह ने। ठीक है, औरंगजेब ने 1679 पर औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगा दिया गया था। कब लगाया था? 1679 में, 1679 में अंदर जजिया कर लगा दिया था औरंगजेब में। और राज सिंह ने क्या किया? राज सिंह ने इसका विरोध किया। एक तो ये हो गया विरोध का कारण, एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में मुगल मारवाड़
संघर्ष में राज सिंह ने क्या किया, राठौड़ा का है वो साथ दिया। यानी मुगल और मारवाड़ में जब संघर्ष हुआ तब राज सिंह ने किसका साथ दिया, राठौड़ा का साथ दिया था, मारवाड़ का साथ दिया था, ना कि आपके औरंगजेब का। तो ये क्या है, ये तीन कारण हो गया, ये तीन कारण हो गए जिससे क्या है राज सिंह और औरंगजेब के मध्य आपके जो है वो दुश्मनी हो गई। अब निर्माण कार्य क्या है भाई, राज सिंह ने निर्माण कार्य क्या करवाया, तो अकाल प्रबंधन हेतु गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। किस नदी का, गोमती नदी का। किस लिए, अकाल प्रबंधन हेतु। झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी स्थान पर राज प्रशस्ति शिलालेख है वो स्थापित है राजसमंद झील पर। ये जो राज प्रशस्ति शिलालेख है उसकी भाषा कैसी है, संस्कृत है। इसका रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट है। माध्यम 25 काले संगमरमर की यहाँ पर शिलाएं हैं, लिखी हुई है। और इस आपके विशेषता क्या है इसकी, राज प्रशस्ति की, इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है वो माना जाता है। ठीक है, तो संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। 25 काले संगमरमर की यहाँ पर शिलाएं हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर शिलाएं हैं। और रचयिता रणछोड़ भट्ट है, भाषा इनकी संस्कृत थी। 9 चौकी पाल पर राज प्रशस्ति है। गोमती नदी का पानी रोक करके राजसमंद झील का निर्माण अकाल प्रबंधन के दौरान किया गया था। और इनकी मृत्यु 1680 में महाराणा राज सिंह की क्या हो गई थी, महाराणा राज सिंह की 1680 में मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, मेवाड़ कंप्लीट हो गया। क्या हो गया भाई, मेवाड़ कंप्लीट हो गया। और राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है, मेवाड़ के साथ में हमने 2 टॉपिक यहाँ पर कर लिया। यानी हमारी एक क्लास जो पहले थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी, जिसके अंदर हमने परिचय पढ़ा। क्या पढ़ा, परिचय पढ़ा। और परिचय के साथ में हमने पढ़ा सभ्यता पढ़ी। ठीक है, सभ्यता पढ़ी और सभ्यता के साथ में हमने जनपद पढ़ा था। तो एक टॉपिक तो हमारा एक क्लास में हमारी ये हो गई थी। दूसरी क्लास के अंदर हमारा हो गया था राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति हो गया। और एक हो गया आपके मेवाड़ या गुहिल वंश, राजपूतों की उत्पत्ति हो गया। और दूसरा अपने हो गया मेवाड़ राजवंश। ठीक है, मेवाड़ राजवंश हो गया या गुहिल हो गया, ये अपने कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि काफी चीजें अच्छी लिखी हुई है, लेकिन एग्जाम से जो है इसके अलावा भी खूब प्रश्न आए हुए हैं इतिहास और कला संस्कृति से 10th की पुस्तक के अलावा। लेकिन प्रथम दृष्टया यदि ये हम देखें कि वर्तमान में जो भी प्रश्न आ रहा है वो 10th की पुस्तक से एक भी बाहर नहीं जा रहा है, पहली बात। तो दूसरी बात है वो PYQ से बाहर नहीं जा रहा है। तो आपको 2 काम मैं करने का बोल रहा हूँ। क्या, एक तो आप जो 9th-10th की पुस्तक है उसका रट्टा मारे, एक 10th और एक 9th की पुस्तक है, ठीक है, उसका रट्टा मारे 2 पुस्तक का। और प्लस मैंने आपको कहा कि आप जो PYQ है उसका रट्टा मारे। ये जब सारे कर लेते हो आप, फिर आप कहते हो कि सर मेरे को ये भी याद है और ये भी याद है, इसके अलावा इसमें से जो भी आएगा मैं कोई भी गलत नहीं करूंगा, अब मेरे को कुछ और बताओ। तब मैं आपको बहुत शानदार अच्छी अच्छी 1-2 पुस्तकें और बताऊंगा, उसको आप और अच्छे से पढ़ना। फिर जब आप वो पढ़ लोगे तब आपके जो है वो कहीं पे भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। हालांकि RSSB का जो लेवल है, RSSB का लेवल है वर्तमान का, उस हिसाब से आप इन टॉपिक से PYQ प्लस 9th-10th की पुस्तक से इतिहास और आर्ट कल्चर के सभी प्रश्न है वो सही कर सकोगे। हाँ, RPSC के लिए आपको अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये तो कम से कम आना ही चाहिए ना भाई। आप तैयारी कर रहे हो तो ये सभी को आनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम करेंगे मारवाड़। क्या करेंगे भाई, मारवाड़ करेंगे। और मारवाड़ के साथ में बीकानेर करेंगे। यानी कुल मिलाकर राठौड़ करेंगे, राजपूत करेंगे। कौन से राठौड़ करेंगे भाई, मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ वंश है वो हम करेंगे। गुइल वंश हमने कर लिया, ये हम करेंगे। फिर एक क्लास हमारी जो है वो चौहानों की होगी, एक क्लास हमारे उनकी परमारों, जैसलमेर, बाटी, करौली, भरतपुर के जो जाट वंश है इनकी हो जाएगी। ऐसे करके 4-5 क्लासेस के अंदर अपने जो इतिहास का पार्ट है 10th क्लास के अंदर जो जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं सारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ में पुस्तक है वो पढ़ते रहे, मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आपके हाईलाइट या अंडरलाइन करते रहे, ताकि उन्हीं का बार बार वापस से आप रिविजन करो। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे पता चले कि भाई मैं ये जो पुस्तक करवा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है और आप उसको लगातार देख रहे हो। ये आप कमेंट करोगे तो ही पता चलता है हमें। तो उसके माध्यम से ज़रूर बताएं कि भाई कौन कौन जो है ये सीरीज़ देख रहा है और कौन कौन है जो ये सीरीज़ पूरी देखना चाहता है। तो जिसके आधार पर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम जो है इसको जल्द से जल्द पूरा करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद।